हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर 1। यस, ये गेस्ट पेपर है जो आपके अकाउंटेंसी के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना। तो अलग से नोटबुक बना लो, यहाँ मैं आपके साथ पूरा सिलेबस तीनों बुक्स का ये अमेजिंग पेपर लेके आऊँ। उसमें हॉट्स होंगे, AR क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और जो CBSE ने नए क्वेश्चन लॉन्च किए हैं 26 क्वेश्चन, यानी कि एक एप्लीकेशन स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड, वो भी मैं लेके आया हूँ। तो बेसिकली पेपर के अंदर क्या होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी होता है और पार्ट बी का ऑप्शनल होता है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वो नहीं करना अगर आपके स्कूल को मना किया है, तो सिर्फ ए और बी। ए होगा आपका 60 मार्क्स का, बी होगा 20 मार्क्स का। तो यहाँ पर जो पेपर का ब्लूप्रिंट रहेगा वो ये है कि पहले 1 से 16 लेके MCQ होंगे, 17 से 20 आपके 3 मार्क के होंगे, 21 22 आपके 4 मार्क के 2 क्वेश्चन होंगे, कोई चॉइस नहीं होगा। और लास्ट के 4 क्वेश्चन 23, 24, 25, 26 आपके 6 मार्क के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे 2 चॉइस होंगे, एक पार्टनरशिप कंपनी। पार्ट बी के अंदर पहले 4 क्वेश्चन MCQ होंगे, फिर आपको 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे, देन एक 4 मार्क का रेशो का क्वेश्चन होगा, एंड लास्ट में कैश फ्लो का। तो इस तरह से पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये ब्लूप्रिंट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज बोर्ड का पैटर्न बिल्कुल यही आने वाला है। चलिए तो अब शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट ए के अंदर, यानी यहाँ पर पार्ट ए में हम 60 मार्क्स में 2 बुक्स कवर करते हैं, जो आपका पार्टनरशिप वाला बुक है और कंपनीज का। फाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 2 पार्टनर्स हैं, दीप और संदीप, और यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका 3:2। यहाँ पर प्रदीप ने एडमिट किया 1/4 के लिए, और जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल यानी प्रीमियम की, वो आपके सामने है। एंड व्हाट इज द एंट्री? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 20,000, दीप का कैपिटल क्रेडिट हुआ 15,000 एंड संदीप का 5,000। और ये जो प्रीमियम डिवाइड होता है, हम सब जानते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में ही बढ़ता है, और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर आपको बताना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। पॉज करके बताइए क्या है आपका राइट आंसर। एंड यस, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है कि जो भी हमारा प्रीमियम है वो डिवाइड होता है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो सीधा सीधा आपको बस इसका रेशियो निकालना है। यस, आपको सिर्फ 15,000 एंड 5,000, बस इसका रेशियो निकालना है, और वो रेशियो कितना हुआ? 3:1। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो पहले ही क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बिकॉज जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आते हैं वहां भी बच्चों से गलती हो जाती है कि अगर आपको ये ना पता हो कि प्रीमियम कौन से रेशियो में डिवाइड होता है। रिटायरमेंट डेथ के अंदर गेनिंग रेशियो में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और एडमिशन के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। AR वाला क्वेश्चन है एसर्शन रीजन का, कि यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स के, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड, वो ऑलवेज शो करते हैं क्रेडिट बैलेंस इन स्पाइट ऑफ कंसिस्टेंट लॉसेस, यानी लॉसेस होने के बावजूद भी फिक्स कैपिटल में हमेशा क्रेडिट साइड बढ़ी आएगी। ये है एसेशन। और रीजन में है कि जितने भी लॉसेस हैं वो डेबिट करते हैं करंट अकाउंट्स में ऑफ द पार्टनर्स, सो कैपिटल अकाउंट डज नॉट शो अ डेबिट बैलेंस। तो देखिए पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि फिक्स कैपिटल में हमेशा क्रेडिट साइड बढ़ी होगी, यानी क्रेडिट बैलेंस होगा। और यहाँ पर जो रीजन है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है सेशन को कि ऐसा क्यों होता है। रीजन है कि करंट अकाउंट में वो सारी चीजें चली जाती हैं जिनकी वजह से फ्लक्चुएशन आती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन भी बिल्कुल सही है एज पर द एसेशन। तो क्या आंसर होना चाहिए? Both A and R are true and R is the correct explanation. तो आंसर इज A। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे एक फिक्टिशियस सिनेरियो है, यानी कि इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि यहाँ पे अकाउंट्स गुरु लिमिटेड इन ऑर्डर टू रेज द एडिशनल फंड्स फॉर एक्सपेंशन पर्पस टू का लोन ऑफ 20 लाख रुपीज। यानी हमारी कंपनी एक्सपेंड कर रही है, हमने लोन लिया 20 लाख का, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम फ्रॉम बैंक। ठीक है जी। और ये लोन कब लिया? हमने 1 जुलाई को लिया, against which it offered 35 lakh rupees 11% डिबेंचर ऑफ 100 each as collateral security। पूछा क्या है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द फाइनेंस कॉस्ट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर 23-24। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद सिर्फ ये बताना है फाइनेंस कॉस्ट कौन सी है और कितनी है, अमाउंट आपको बतानी है। तो सोचिए फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किया होगा, उसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट आता था, यानी चैप्टर नंबर 1 3rd बुक का हेड सब हेड वाला। तो फाइनेंस कॉस्ट किसको बोलते हैं, सोच के बताइए। तो आप कहेंगे यस सर, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग आ जाता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो हमने लोन बोरो किया है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा। तो 12% का रेट है, 20 लाख का हमारा लोन है, और जो डेट ऑफ लोन है वो है हमारी 1 जुलाई। तो जो इंटरेस्ट निकालते हैं उसका फॉर्मूला हमारा हमेशा रहता है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पे ये 20 लाख है, 20 लाख के ऊपर हमारा 12% का इंटरेस्ट है, और जो टाइम पीरियड रहेगा 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर वो रहेगा 9 मंथ्स का। तो देखिए क्या आता है आपका राइट आंसर। 12% 20 लाख का होता है 2,40,000 रुपीज़,
और 2,40,000 को अगर 12 मंथ से डिवाइड करें तो 20,000 पर मंथ, और 9 महीने के हिसाब से बन जाता है 1,80,000। तो क्या ये ऑप्शन है? यस, ऑप्शन है, एंड द राइट आंसर इज डी। बढ़ते हैं इसके और पार्ट पे। और पार्ट के अंदर यहाँ पे रचना लिमिटेड ने 40,000 के डिवेंचर्स इशू किए 100 ईच, 6% डिस्काउंट पे, और वो रिडीम करना है एट अ सर्टन रेट ऑफ प्रीमियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो रिडीम करना है उसका परसेंटेज प्रीमियम नहीं गिवन, वो निकालना है हमें। और जब हमने इसको राइट ऑफ किया, आप सब जानते हैं कि डिस्काउंट या प्रीमियम रिडम्पशन को हम राइट ऑफ करते हैं, तो जब राइट ऑफ करना चाहा तो वहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हमने डेबिट किया 4,40,000 से। आपको इस क्वेश्चन में बताना है एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम दीज डिवेंचर्स आर रिडीम। बड़े ध्यान से पढ़िएगा, कितने परसेंट पे ये डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी पड़ेगी आपको कि हम सब जानते हैं कि जो डिस्काउंट या लॉस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर होते हैं, पहले वो राइट ऑफ होते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी गई है, और वो भी है 4,40,000। तो 4,40,000 के अंदर क्या राइट ऑफ हुआ होगा? पहले डिस्काउंट। तो ये जो 6% डिस्काउंट है किस पे निकलेगा? ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स, यहाँ रुपीस नहीं लिखा हुआ, कई बच्चे 40,000 पे लगाते हैं, ये रुपीस नहीं है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स है। इसको आपको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 40 लाख, और 40 लाख का 6% कितना हुआ? अगर आप 40 लाख ले रहे हैं और उसका 6% कितना हुआ? 2,40,000। तो हमारा 2,40,000 तो हमारा शॉर्ट डिस्काउंट है ही, बट अब 4,40,000 तो टोटल अमाउंट यूज हुई है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। तो बाकी का वो क्या है? वो है ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर। तो ये एक्स पहले एब्सोल्यूट अमाउंट निकालो रुपीस की फॉर्म में। तो एक्स कितना होगा यहाँ पे? 4,40,000 माइनस 2,40,000, तो हमारा अमाउंट आ गया 2,00,000 रुपीस। तो 2,00,000 रुपीस का आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। अब हमारा क्वेश्चन परसेंटेज की फॉर्म में पूछा गया, एट व्हाट रेट, अमाउंट नहीं, अमाउंट तो आ गई है, अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला लिख लीजिए। जितना भी ये लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर है या प्रीमियम रिडम्पशन, इसको डिवेंचर की फेस वैल्यू से डिवाइड करना है। यस, 2,00,000 तो हमारे पास डिस्काउंट या लॉस है ही, और 40,000 इंटू 100 हमारे पास 40,00,000 का डिवेंचर्स है इंटू 100। तो अब अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज हमारा कितना आएगा इसका? 5%। इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपका 2,00,000 अपॉन 40,000 इंटू 100 हमारा 5% आ रहा होगा, और आंसर इज व्हाट? डी। तो डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका कि जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा होता है और फर्म के पास प्रॉफिट कम होता है, तो किस तरह से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कैपिटल है 2,00,000 और 1,00,000 का, पार्टनर्स ए और बी है, और यहाँ पे इंटरेस्ट है 8% ऑन कैपिटल। फर्म के पास प्रॉफिट है 12,000 रुपीज का, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू ए एंड बी। आपको चारों ऑप्शन में से बताना है इस सिचुएशन में ए और बी को इंटरेस्ट कितना मिलेगा। सबसे पहले आप 8% निकाल लीजिए। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ए का है हमारा 2,00,000 का 8%, 16,000 रुपए। बी का निकाल लीजिए 1,00,000 के ऊपर 8,000 रुपीज। तो टोटल मिला के आईओसी हमारा होता है 24,000, बट प्रॉफिट जो हमारे पास है वो प्रॉफिट है 12,000। तो डेफिनेटली प्रॉफिट हमारे पास कम है और आईओसी ज्यादा है, तो ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है। और जब क्वेश्चन में साइलेंट हो कि इसको क्या माने, डीड में नहीं लिखा कि इस सिचुएशन में आईओसी को चार्ज माने एक्सपेंस या एप्रोप्रिएशन, तो हम हमेशा क्या मानते हैं? एप्रोप्रिएशन, यानी इस टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को इस आईओसी के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आईओसी का रेशियो कितना हुआ पहले वो देखते हैं। हमारा 16,000:8,000 यानी 2:1। तो इस 12,000 को अगर हम ए को देना चाहें तो 12,000 में हमारा 2/3 होगा 8,000, और वहीं पे इस 12,000 में से बी को हम देना चाहें तो होगा 4,000। तो आंसर होना चाहिए 8,000, 4,000, और वो आंसर है हमारे पास बी। तो राइट आंसर इज बी। बढ़ते हैं इसके और वाले पार्ट पे। यहां पे आपको बताना है चारों स्टेटमेंट्स हैं, यहां पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहला, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म इज अनलिमिटेड। क्या उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है? सेकेंड, प्राइवेट एसेट्स ऑफ अ पार्टनर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पेइंग द डेट्स ऑफ द फर्म। थर्ड, each partner is liable jointly with all the partners and also severally to the third parties for all the acts of the firm done while he is a partner. Fourth,
द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या लगता है इन चारों में से कौन सी ठीक है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, पहली वाली तो बिल्कुल सही है, बिकॉज हम 11th से पढ़ते आए हैं, बिजनेस स्टडीज में पढ़ते आए हैं कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दूसरा, अगर फर्म का डेब्ट पे करना हो तो पार्टनर्स के घर के एसेट्स भी यूज हो सकते हैं। थर्ड, एक पार्टनर जो होता है वो फर्म के अंदर जॉइंटली लायबल होता है, यानी फर्म ने अगर लोन लिया बैंक से और कल को नहीं पे कर पा रहे तो ये सारे पार्टनर्स मिलके लायबल होंगे, और सेवरली मतलब इंडिविजुअली भी वो लायबल है थर्ड पार्टीज को, जो भी वो फर्म के थ्रू कोई कर्जा या लायबिलिटी अराइज होती है। एंड लास्ट जो है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड। ये जो लिमिटेड आ गया ये तो वायलेट कर रहा है फर्स्ट पॉइंट को, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारे कहाँ सही है? ऑप्शन सी के अंदर। तो सी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो नोटबुक लेके आप साथ साथ करते रहिए, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो, जो पेपर आपके साथ डिस्कस करें बहुत हेल्प करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, Vivek and Manish are partner sharing profits in the ratio of 5:2. They have capital balance on 31st March 2 lakh and 2 lakh 40 respectively. Their drawings for the year was rupees 60,000 each. Interest on capital to be provided at 10% per annum. Calculate the opening capital of Manish if divisible profit during the year was rupees 3 lakh 50 and it is distributed without providing interest on capital. करना क्या है आपको? ओपनिंग कैपिटल निकालना है मनीष का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं क्लोजिंग अगर गिवन हो। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है क्लोजिंग के अंदर हम लोग ऐड करते हैं ड्राइंग। तो आप देखिए बताइए यहाँ पे ड्राइंग्स कितनी है, और हमें दोनों पार्टनर्स का नहीं निकालना, सिर्फ मनीष का निकालना है, बिकॉज हमें मनीष का पूछा है। तो देखिए मनीष का कितना क्लोजिंग कैपिटल है, वो है 2 लाख 40। ध्यान से करिएगा। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल 2,40,000 ऐड करना है ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स हमारे पास यहां क्वेश्चन में मेंशन है 60,000 ईच। दोनों पार्टनर 60-60 कर रहे हैं, तो हमारे पास कैपिटल हो गया 3 लाख रुपीस का। माइनस करना है इसमें से नेट प्रॉफिट जो उनको आपस में डिवाइड हो गया, यानी डिविजिबल प्रॉफिट। तो वो डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 3 लाख 50 है, और रेशियो है 5:2। तो इसको कितना मिलेगा 3 लाख 50 में से? 3 लाख 50,000 इंटू 2/7। तो 7 यहाँ 50,000 इंटू 2 1 लाख रुपीस का हो गया नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट इनको मिल चुका है, तो इसको भी माइनस अगर हम कर देंगे तो हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया 2 लाख। तो चेक करते हैं क्या 2 लाख का ऑप्शन है? यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6 में यहाँ पे हमें मेंशन है कि पीक परफॉर्मेंस लिमिटेड अलॉटेड 2,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 10 का एक शेयर है, फुली कॉल्ड अप है, पूरा का पूरा कॉल्ड अप किया गया है। ऑफ दीज शेयर्स फाइनल कॉल ऑफ 3 on 200 शेयर्स वर नॉट रिसीव। व्हाट अमाउंट इज शोन अंडर द हेड शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अब देखिए आप बताइए, सबसे पहले अगर 2,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो कितना टोटल मनी कंपनी के पास आना चाहिए था? तो आप कहेंगे सर 2,000 इंटू ₹10 इक्वल टू 20,000। अब इस 20,000 में से यहां पर कॉल्स इन एरियर जो फाइनल कॉल नहीं आई है 200 शेयर्स पे, और वो है ₹3, वो है हमारे 600 रुपये। तो अब जो हमारे पास नेट अमाउंट बच गई है वो है हमारे पास 19,400, जो कि शेयर कैपिटल के अंदर दिखाई देंगे। तो क्या हमारा आंसर आ रहा है 19,400? यस, द राइट आंसर इज 19,400, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का और पार्ट शेयर्स का ही है ये भी। यहां कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की है 1 लाख शेयर्स की, और रिसीव हुए 1,50,000 एप्लीकेशन, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन है। 30,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया, और रिमेनिंग को हमने प्रोराटा में दे दिया। और हमें क्या निकालना है यहाँ पर? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू एन एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर्स। तो देखिए बताइएगा कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है अप्लाइड है 1,50,000, और जो ऑफर किए थे वो है हमारे पास 1 लाख। तो अगर मैं टोटल बात करूं कि इस 1,50,000 में से हमने कितने लोगों को मना कर दिया? 30,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया, तो 30,000 वालों को निल, और 150 में से 30 माइनस करेंगे तो 120 वालों को हमने ये 1 लाख शेयर दे दिया। इसको बोलते हैं प्रोराटा। तो अब हमारा प्रोराटा रेशियो है अप्लाइड 120 और जो
अप्लाइड 120 और अलॉटेड 1 लाख है, यानी 6:5 का रेशियो है। और यहाँ पे अप्लाइड गिवन है, ठीक है ना। तो अब इसके आपको अलॉटेड निकालने हैं। जो चीज़ निकालनी होती है वो हम ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, तो 1 लाख ऊपर रखेंगे, नीचे 120। कई बच्चे बोर्ड में ये 1 लाख और 1,50,000 ले लेते हैं, बहुत बड़ी गलती करके आते हैं, और आपसे भी गलती हुई होगी एग्जाम के अंदर कि ये 150 और 1 लाख को अब इग्नोर कर दो, बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें वही कैटेगरी लेनी है जो प्रोराटा कैटेगरी होती है। तो यहाँ पे हमें अलॉटेड निकालना है, इसलिए हमने 1 लाख को ऊपर रखा, नीचे रखा 1,20,000 को, इंटू 3,000 शेयर्स। तो हमारे पास 2500 शेयर्स आ रहे हैं अलॉटेड, तो आंसर है हमारा ए। शॉर्टकट तरीका होता है एक और तरीका कि अगर 6:5 रेशियो है मान लीजिए अप्लाइड और अलॉटेड का, और ये हमें अप्लाइड गिवन है, तो इसको अप्लाइड के नीचे लिख दीजिए और इसको ले लीजिए x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x इज इक्वल टू 15,000, और आराम से x आ जाएगा आपको 15,000 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 2500 शेयर्स। ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। बस ये गलती मत करना कि आप इस 1,50,000 को मत लेना और इस 1 लाख को मत लेना, सिर्फ प्रोराटा कैटेगरी लेनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में है PQR पार्टनर से रेशियो है 3:1 और R को गारंटी मिली है मिनिमम प्रॉफिट 20,000 रुपए की एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, और फर्म ने प्रॉफिट कमाया 90,000, पार्टनर्स विल गेट। छोटा सा क्वेश्चन है 1 मार्क का, बट ऐसे क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में 3-3 मार्क्स के आते हैं, तो हमें ऐसी प्रैक्टिस भी करनी कि किस तरह से हम जल्दी निकाल लें, ऐसे क्वेश्चन को क्रैक कर लें। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि अगर इस प्रॉफिट को 90,000 को सबसे पहले हम बांटते हैं पार्टनर्स में 3:1 में, तो कितना कितना पार्टनर्स को मिलेगा। तो बात करें PQR, तो 90,000 में इंटू 3/6, 90,000 इंटू 2/6 एंड 90,000 इंटू 1/6, तो हमारे पास हो गया 45,000। Q का हो गया 30,000 और R का हो गया 15,000। अब देखिए गारंटी किसको दी है हमने गारंटी दी है R को, तो R को गारंटी दी है हमने 20,000 रुपीज की, और उसको मिला है प्रॉफिट कितना 15,000 रुपए। तो जो डेफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, गारंटीड अमाउंट यानी 20,000 माइनस एक्चुअल प्रॉफिट 15,000, तो हमारा 5 की डेफिशिएंसी आ गई है। और यहां पे डेफिशिएंसी अगर कुछ नहीं लिखा तो यहां पे फर्म बॉन्ड कर रही है, फर्म बॉन्ड कर रही है मतलब ये दोनों पार्टनर 3:2 में देंगे। तो यहां पर अब P में से क्या करना है, इसकी डेफिशिएंसी माइनस करनी है, तो 5,000 में से इंटू 3/5 यानी 3,000 रुपए, और यहीं पे Q में डेफिशिएंसी माइनस कर देंगे 5,000 इंटू 2/5 2,000 रुपए, और इसको मिल जाएगा 28,000, इसको मिल जाएगा 42,000, और इसमें तो डेफिशिएंसी ऐड कर देंगे P प्लस Q की 3,000 2,000, तो इसको तो मिल जाएंगे पूरे 20,000। तो यहां जो इसने पूछा है पार्टनर्स को कितना मिलेगा, तो आप देख सकते हैं P को मिला 42,000, तो यहां 42 किस में आ रहा है। तो आप बोर्ड एग्जाम में Q और R का ना भी निकाले, सिर्फ P का निकाल लीजिए पहला, और अगर 42 आ गया तो ये आंसर टिक कर दीजिए। हाँ, अगर दो जगह 42 होता फिर आपको Q को निकालना है और फिर आप निकालेंगे। तो स्मार्टनेस रखिएगा कि पूरा सॉल्व ना कीजिए, आधे में ही आपको क्वेश्चन क्रैक हो सकता है। तो आंसर इज व्हाट, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, A, B, C आर पार्टनर्स विद कैपिटल 1 लाख 2 लाख एंड 3 लाख। A डिसाइड रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डे, तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व 75,000 है और जिसके अगेंस्ट क्लेम है 15,000 रुपए का। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज। लॉस जो है वो हमारा 1,20,000 का है, तो व्हाट अमाउंट विल बी पेड टू ए ऑन द रिटायरमेंट। तो छोटा सा ये ए का बैलेंसिंग फिगर बताना है। आप जानते हैं रिटायरमेंट के अंदर जो पार्टनर रिटायर करता है उसको उसके हिस्से की सारी चीजें दे दी जाती है, कुछ लेना है तो ले लेके माइनस करते हैं, बैलेंसिंग फिगर उसके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। फाइन, तो यहां पर देखना है कितना अमाउंट हमें इसको पे करना है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा इसका कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं या बिना उसके भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बताइए क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा जो आदमी रिटायर हो रहा है। तो सबसे पहले उसका बैलेंस BD आएगा, तो ए यहाँ पे रिटायर हुआ है तो ए का बैलेंस कितना है 1 लाख रुपये। फाइन, तो यहाँ पे BD, क्योंकि ये तो हमारा MCQ है तो ये सिर्फ मैं वर्किंग नोट के लिए बना रहा हूँ, ईजी करने के लिए। आप किसी भी ढंग से बना सकते हैं, कैपिटल बनाना जरूरी नहीं है, आप प्लस माइनस भी करेंगे मेथड से तो भी सही है। यहाँ पर अब उसको वर्कमैन्स रिजर्व है 75 और क्लेम है 15।
अभी 75 में से हमारा वर्कर्स को 15,000 निकाल देंगे और 60,000 में से इसको अपना शेयर मिलने वाला है। अब यहाँ पे रेशो तो गिवन नहीं है, अगर रेशो नहीं गिवन तो हम क्या लेंगे, रेशो इक्वल लेंगे। तो यहाँ पे WCR का जो उसको मिलने वाला है 60,000 में से वो मिलेगा 20,000। बात करते हैं गुडविल की। फर्म की 3 लाख रुपए की गुडविल है। वैल्यू जब वैल्यू लिखा होता है फर्म की गुडविल होती है। अगेन इसमें से रिटायरिंग पार्टनर का 1/3 शेयर होगा हमारा 1 लाख रुपये। तो ये जो 1 लाख रुपीज गुडविल है वो बाकी के दोनों पार्टनर्स उसको देंगे, बी और सी, 1 लाख रुपीज। तो इसकी 1 लाख की गुडविल हो गई। देन लॉस ऑन रीवेल है 120, वो भी तीनों पार्टनर्स में बटेगा रीवेल लॉस, और वो लॉस कितना हो जाएगा 30,000। तो अब हमें देखना है यहां पे 2,20,000 है और -30 है। ये लॉस हमारा 40,000 होगा लॉस, क्योंकि हमारे पास लॉस कितना है 1,20,000 का है। तो 3 पार्टनर्स में बांटेंगे तो 40-40 का लॉस है हमारे पास, ठीक है। तो 220 - 40 जो बैलेंस अमाउंट ड्यू आ रहा है वो है 180 का। तो क्या 180 हमारा आंसर आ रहा है, चेक करते हैं। यस, सी इज द राइट आंसर, 180 हमारा बैलेंस है। बढ़ते हैं और पार्ट पे। यहां पे 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, और उनके जो कैपिटल्स हैं वो है 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख। Z wants that profit is distributed in capital ratio, वो चाहता है कैपिटल रेशियो में बटे, बट पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अगर डीड साइलेंट है तो कैपिटल रेशियो में तो नहीं बढ़ सकता, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और प्रॉफिट है फर्म का 4,80,000 का। तो आपको बताना है प्रॉफिट कैसे बांटे सब पार्टनर्स। तो यहाँ पे सिंपल सा 5 सेकंड का क्वेश्चन है कि कैपिटल रेशियो में तो नहीं बटेगा, बट हाँ इक्वल बढ़ता है। तो ये 4,80,000 को अगर आप इक्वल बांटते हैं तो तीनों पार्टनर से बढ़ जाएगा 160, 160, 160। तो आंसर है ए। तो ऐसे छोटे सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, बिकॉज पेपर हर एक बच्चे के हिसाब से बनता है। कई बच्चे इजी क्वेश्चन में भी क्या करते हैं, हॉट्स ढूंढते हैं कि इतना इजी कैसे आ गया और गलत करके आते हैं। तो जो इजी क्वेश्चन है उसको मेरिट पे खेलना है और ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म द वैल्यू ऑफ लैंड वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 2 लाख रुपीज and plant and machinery was to be reduced to, यहाँ पे reduced to लिखा है, reduced to 7 lakh from 10 lakh rupees. Gain और loss on revaluation will be, कितना होगा gain या loss, कितना होगा रिवेल पे, वो आपको बताना है। तो अगेन छोटा सा आप रिवेल अकाउंट बना लीजिए एज अ वर्किंग नोट, जल्दबाजी ना कीजिएगा। यहाँ पे जो एप्रिसिएशन गिवन है, वैल्यू बढ़ गई है, वो है 2 लाख रुपीज की। तो यहाँ 2 लाख का इंक्रीज इन एसेट हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है, बिकॉज अच्छी चीजें हमेशा राइट साइड पे आती हैं। और यहाँ पे मशीनरी रिड्यूस हो गया 7 लाख, कितने से 10 लाख से। तो वो मशीनरी गिर गई है, तो मशीनरी गिर गई है तो उसकी वैल्यू की आपको नुकसान हुआ या हैप्पी होगा। यस, आप कहेंगे सर नुकसान हो गया, तो नुकसान होने का सैड फेस, और कितना आ गया 3 लाख रुपए। तो अब भी यहाँ पे हमारा था 2 लाख और यहाँ 3 लाख है, तो यहाँ पे हमारा 1 लाख का लॉस आ रहा है। तो लॉस 1 लाख का होना चाहिए। तो देखिए क्या आपके ऑप्शन में लॉस है 1 लाख का कहीं पे। यस, ऑप्शन बी में लॉस है, तो राइट आंसर इज बी। तो आप देख सकते हैं कई बच्चे ये 7 लाख को लिख देंगे क्योंकि वो रिड्यूस टू नहीं देखते। जब भी रिड्यूस टू, इंक्रीज टू, अप टू लिखा हो तो डिफरेंस आएगा, और जब भी लिखा है बाय तो सेम अमाउंट आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म इज 3 लाख रुपीज। द एनुअल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग द ईयर इज 48,000। द मनी कुड बी केप्ट इन अ बैंक फॉर 5 years at 10% per annum. Considering 2% as fair compensation for risk involved in business, the goodwill of the firm was valued on the basis of capitalization. ये अमाउंट चारों गिवन है। तो यहाँ पे आपको बस इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो गुडविल है कैपिटलाइजेशन मेथड के हिसाब से कितनी गुडविल होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ ये तो लिखा ही नहीं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो हम दोनों से निकाल के आपको दिखाते हैं, पता लग जाएगा कि हाँ आंसर सेम ही आएगा। तो चेक करते हैं, पहले हम करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब मुझे बताइए क्या है फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये भी क्वेश्चन 3-3 मार्क के आते थे, बट आजकल 1 मार्क में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स, माइनस नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स क्या होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि पहली लाइन में गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको सिर्फ ये करना है, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है और नेट एसेट्स माइनस करना, गुडविल आ जाएगा। इस मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं यूज करते। और ये जो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू है इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट गिवन है या एनुअल प्रॉफिट, इसको कमाने के लिए कितना पैसा लगाना चाहिए था। तो इस 48,000 को
कितना पैसा लगाना चाहिए था उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। और यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, साथ में 2% इसका रिस्क का भी रेट ऑफ रिटर्न है, तो 10 और 2 12 हो जाएगा। तो 12 से काटते हैं 4000 एंड ये हो गया हमारा 4 लाख रुपीस। तो 4 लाख कैपिटल होना चाहिए था, हमने वही प्रॉफिट 3 लाख रुपए लगा के कमा लिया, तो गुडविल हमारी कितनी हो गई 1 लाख। तो चेक करते हैं क्या 1 लाख आंसर है, यस ऑप्शन ए। अगर इसी क्वेश्चन को कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से करते तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता, और हमारा सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमारा गिवन है 48,000, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इनटू जो 12% है, यानी 3 लाख रुपए का जो पैसा लगा रखा है उस पे 12%, तो 36,000। तो हमारा 48,000 माइनस 36,000 12,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट है। इसको कैपिटलाइज करेंगे अगेन 100 बाय रेट ऑफ रिटर्न से, तो 12,000 इंटू 100 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, तो ये भी आंसर 1 लाख ही आ रहा है। तो दोनों मेथड से क्रॉस चेक हो गया कि हमारा आंसर 1 लाख है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। फाइन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। At the time of dissolution of a firm, the creditors are 160, firm's capital is 2,40,000, bank balance 25,000, other assets realized 3 lakh rupees, gain और लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो बात आ गई डिसोल्यूशन की। आप बताइए यहाँ पर पहला स्टेप क्या करेंगे। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इवन काफ़ी सारे मेरे कोलीग्स भी पूछते हैं कि सर इसको स्टार्ट कैसे करना है, क्या इसके लिए सीधा रियलाइजेशन अकाउंट बना सकते हैं। आंसर है नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें एसेट्स की सेल वैल्यू तो गिवन है बट बुक वैल्यू मिसिंग है, और बुक वैल्यू निकालने के लिए हम बनाते हैं पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। कई बच्चे हमेशा पूछते हैं सर क्या ये कोर्स में है। आंसर यस कोर्स में, बिकॉज सीबीएसई के सैंपल पेपर में आ चुका है। क्या क्या चाहिए गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है 1,60,000 के, फर्म का कैपिटल गिवन है सभी पार्टनर्स का 2,40,000 का माइन कैपिटल है, बैंक बैलेंस है हमारे पास 25,000 रुपए, और अदर एसेट्स रियलाइज 3 लाख है, उसको हम नहीं लेंगे 3 लाख वाले को, कि वो तो रिलेशन की अमाउंट है। क्या बच्चे गलती करते हैं उसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट में डाल देते हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो यहां पे आप मुझे देख के बताएंगे 2,40,000 का कैपिटल है और 160 का हमारे पास क्रेडिटर्स है, तो ये 4 लाख हो गया। 4 लाख माइनस यहां बैंक बैलेंस करेंगे तो 3,75,000, ये क्या आ गया, सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक वैल्यू, जो आपके बैलेंस शीट में आपको ऑलरेडी गिवन होते हैं उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। अब इस 3,75,000 से आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और फिर आपका प्रॉफिट या लॉस रियलाइजेशन का आ जाएगा। तो सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स 3,75,000, क्रेडिटर्स आपके थे 1,60,000। फाइन, देखिए क्रेडिटर्स को तो आप पे ही करते हैं हमेशा टू कैश, तो क्रेडिटर्स का सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझाने के लिए कह रहा हूं, बट शॉर्ट में अगर आप देखेंगे तो क्रेडिटर्स नहीं भी डालेंगे क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पे सेल वैल्यू डाल दीजिएगा, कितने का एसेट बेचा आपने, कितने का एसेट बेचा यहाँ पे 3 लाख रुपए का। तो अगर आपने 3,75,000 की चीज 3 लाख की बेची तो नुकसान कितना हुआ 75,000, और यहाँ ऑप्शन 75 गेन है 80 1 लाख, ये डी इज द राइट आंसर कि यहाँ 75,000 का मेरा लॉस आ रहा है। तो ये आप क्वेश्चन 2-3 बार करके जाना, क्योंकि अभी सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर्स में भी डालना शुरू कर दिया, तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट, वहां से सन्ड्री एसेट्स को यहाँ डालिएगा, क्रेडिटर्स को यहाँ डाल के सारा पे ऑफ करना, एंड बैलेंसिंग आपका आ गया बाय लॉस, और जो सेल वैल्यू थी वो सिर्फ रिलेशन के क्रेडिट शीट पे जाएगी, मेमोरेंडम बैलेंस शीट पे नहीं आती। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस आ रहे हैं, ऐसे और भी चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको बाकी वीडियोस मिस ना हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 12th। यहाँ पे आपको बताना है 10,000 इक्विटी शेयर्स है 20 रुपए के जो इशू किए, और प्रीमियम है 5%। सारा का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे आ गया। इसका मतलब ये लमसम वाला क्वेश्चन है कि सारा मनी रिसीव अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, कोई इसमें अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं है। यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव हुई है 20,000 शेयर्स पे। तो देखिए आपकी एप्लीकेशन आई है 20,000, और जो कंपनी है शेयर्स देना चाहती है वो शेयर्स ऑफर्ड हैं कितने 10,000। तो आपको पता लग गया 10,000 ज़्यादा आए हैं एप्लीकेशन, ठीक है नहीं। और मनी कितना आया है 20 रुपए का 5%, यानी 20 रुपीज़ तो आया है, 5% 20 रुपीज़ का कितना हुआ, 10% कितना हुआ बताइए। आप कहेंगे सर 2 रुपये, तो 5% कितना हुआ हाफ 1, तो 21 रुपीज़ आया।
तो आपको ये बताना है कि कंपनी ने ये डिसाइड किया कि सारी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है जो भी आई है, तो सिर्फ अमाउंट रिफंड बताना है आपको। तो एक शेयर पे 21 रुपये आया है, तो हमने शेयर्स कितने वापस करें, 20 एप्लीकेशन है, 10 हमने देने हैं, तो 10,000 एक्स्ट्रा आ गए। तो इस 10,000 शेयर्स पे 21 रुपये वापस करने हैं, तो कितना हो जाएगा, 2,10,000 रुपये। तो आंसर इज बी। तो करना क्या था इस क्वेश्चन में, 10,000 और 20,000 है, तो 10,000 एक्स्ट्रा आए हैं, यानी एक्सेस अप्लाइड शेयर, एक्सेस अप्लाइड शेयर थे 10,000 और मनी कितना है, 21 रुपये आया है। अगर यही क्वेश्चन डिवेंचर्स का होता और उसमें डिस्काउंट होता, तो डिस्काउंट को माइनस करके हम रिफंड करते। डिस्काउंट शेयर्स में तो होता नहीं है, पार या प्रीमियम, तो प्रीमियम ऐड करके वापस करते हैं, डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट को माइनस करके वापस करते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कॉन्टेक्स्ट टू अ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। आपको सही ऑर्डर बताना है। क्या है सही ऑर्डर? यहां पे जब एक फर्म डिसॉल्व करती है कि क्या हम पहले पार्टनर्स के कैपिटल को पे करते हैं, या पार्टनर का लोन वापस करते हैं, या क्रेडिटर्स पहले पे करते हैं, या रिलेशन एक्सपेंसेस पहले पे करते हैं। तो यहां पर जो एज पर सेक्शन 48 है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स है, वहां पर हम ये बताते हैं सबसे पहले रिलेशन एक्सपेंसेस को पे करो, उसके बाद पे करो बाहर की लायबिलिटीज, सिक्योर्ड, उसके बाद अनसिक्योर्ड, उसके बाद पार्टनर्स लोन पे करो, और लास्ट में होता है पार्टनर्स कैपिटल। तो ऑर्डर रिवर्स में है। तो सबसे पहले फोर्थ अमाउंट देखिए कहाँ आ रही है, वैसे एक ही जगह आ रही है फोर्थ, बाकी जगह है नहीं, तो सीधा ये टिक कर सकते हो, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। सेकेंड है आपका पेमेंट टू क्रेडिटर्स, थर्ड आइटम, उसके बाद सेकेंड और फर्स्ट, तो आंसर इज सी। तो ये था हमारा आंसर सी 13 क्वेश्चन का। अब आता है हमारा 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है डेथ से रिलेटेड हमारा, और यहां पर 3 पार्टनर है ए बी सी, रेशियो है 2:1। बी की डेथ हो गई है 30 जून को, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने जिंदा रहा, और यहां पर बुक्स बंद होती हैं 31 मार्च को। पिछले साल की जो सेल्स है, लास्ट ईयर की जो सेल्स है, क्योंकि 24 में ही है, 30 जून को मरा, तो इससे पहले 31 मार्च 2024 गए। पिछले साल की सेल है 28 लाख और प्रॉफिट है 8,40,000। और जो सेल है बिटवीन द पीरियड, जो ब्रोकन पीरियड होता है 3 महीने का, जब वो जिंदा था पार्टनर, उसकी सेल गिवन है 12 लाख रुपीस। तो आपने बताना है कितना प्रॉफिट होगा जो डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटिव को मिलना है। तो ये आपका टर्नओवर बेसिस है। टर्नओवर बेसिस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लास्ट ईयर प्रॉफिट बाय लास्ट ईयर सेल इनटू सेल्स टिल डेथ इनटू जो भी डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट शेयर है। यहां पे प्रॉफिट शेयर है 2/5। तो यहां पे हम नंबर ऑफ मंथ्स नहीं लेते, 3/2 टाइम बेसिस में लेते हैं। तो यहां पर हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 8,40,000। तो 8,40,000 डिवाइड बाय 28 लाख का सेल्स इनटू द सेल टिल डेथ इज 12 लाख इनटू उसका शेयर 2/5। ठीक है, तो अब आप इसको डिवाइड कीजिए और डिवाइड करके देखिए क्या है आपका राइट आंसर। तो इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा है 8,40,000 डिवाइड बाय 28 लाख, तो 0.3 आ रहा है। 0.3 इंटू 1,20,000 36,000 रुपीज, और 36 को डिवाइड बाय 5 इंटू 2 14,000, यानी 1,44,000, क्योंकि ये 12 लाख है, 1,20,000 नहीं है। तो यह आ रहा है हमारा 1,44,000। फाइन, ये 12 लाख रुपीज है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ रहा है सी। तो राइट आंसर इज सी। ऐसे बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन पास्ट में आ चुके हैं जहां पर हमने क्या किया है, ये बोला है कि इस साल सेल 20% बढ़ेगी। सेल नहीं देते, पिछले साल के बेस पे ही 3 मंथ्स का, फिर यहाँ पे 3 मंथ्स यूज होते हैं। तो जब भी कभी सेल में वेरिएशन है या प्रॉफिट में वेरिएशन है, वहां पर फिर हम ये 3 मंथ्स भी यूज करते हैं। तो वहां पर 20% सेल बढ़ रही है या फिर आपका नेट प्रॉफिट 10% से गिर रहा है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, समीक्षा, आर्शिया और दिव्या। उनका रेशियो है 5:3 और अप्रैल 23 से उन्होंने डिसाइड किया हमारा रेशियो हो गया 2:3। चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है। एंड बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट में तो लॉस हो गया, एंड अ बैलेंस ऑफ 40,000 इन द आईएफएफ अकाउंट, यानी प्रॉफिट हो गया। एंड जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 है अगेंस्ट बुक वैल्यू 50। तो 50 की वैल्यू थी बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, वो रह गई 30, तो 20,000 से गिर गई है। तो इस 40,000 में से 20 को हम राइट ऑफ कर देंगे, बाकी 20 बच गया हमारा गेन। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ता है, इस क्वेश्चन में नेट गेन निकालना पड़ता है कि जिस दिन रेशियो चेंज हुआ है
उस दिन नेट गेन अवेलेबल है या नेट लॉस, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारी जनरल एंट्री बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल है। पीएनएल का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, लॉस, तो ये -50,000 है, फाइन, डेबिट बैलेंस। एंड देन आईएफआर हमें गिवन है 40,000 और इस 40 में से 20,000 की इन्वेस्टमेंट गिर रही है तो बैलेंस 20,000, तो हमारा 30,000 माइनस में आ रहा है। तो अब हमें निकालना क्या है, देखते हैं। पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू शो द रिवाइज वैल्यू इन द बैलेंस शीट, यानी एडजस्टमेंट एंट्री पास करने को बोल रहा है, तो आपको इसमें से एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, यहां पर ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है, 5/10, 3/10, 2/10। तो समीक्षा का सबसे पहले कैसे आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 5/10 माइनस 2/10। अर्षय का 3/10 माइनस 5/10 और लास्ट पार्टनर है दिव्या, उनका 2/10 एंड माइनस 3/10। तो यहां पे आपका 3/10 आ गया, यहां आपका 2/10 नेगेटिव आ गया और यहां पे आपका -1/10 आ गया। अब आप जानते हैं जिनका नेगेटिव आता है वो पार्टनर गेन करते हैं और ये सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है ना। हमेशा जनरल एंट्री होती है हमारी गेन इनटू सेक्रीफाइसिंग, कब, जब नेट गेन अवेलेबल हो। बट अभी हमने यहाँ देखा था कि डेबिट बैलेंस था -50 और यहाँ पे 40 में से 20 निकलने के बाद 20 हमारे पास प्लस था, तो हमारे पास -30 था, यानी लॉस था। तो लॉस के केस में एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनती है, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो यहां पे सेक्रीफाइस कर रही है कौन, समीक्षा, तो समीक्षा डेबिट होगी और ये दोनों पार्टनर्स क्रेडिट होंगे। तो देखते हैं कौन सी ऐसी एंट्री है जहां समीक्षा डेबिट हो रही है, और वो भी 3/10 से। इन चारों के चारों एंट्री में सिर्फ यही है समीक्षा डेबिट हो रही है, तो यस, तो वहीं पे 3/10 आ रहा था, तो 3/10 इंटू जो हमारा लॉस आ रहा था वो था हमारा 30,000, तो 9,000 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि अब आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टाइम ना वेस्ट करें, बोर्ड में जल्दी से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पार्टनर को भी टारगेट करके आप राइट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं और पार्ट। अनीता आलिया पार्टनर्स हैं, आनंदी आई 1/4 के लिए, जनरल रिजर्व है 20,000 एंड दे वांट टू कंटिन्यू इन द बुक्स। अब वो चाहते हैं जनरल रिजर्व को कंटिन्यू करना, यानी कि अब वो एंट्री नहीं बनेगी जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, वो एंट्री नहीं बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। तो यहां पर ये पहली एंट्री तो बनेगी नहीं, और 1/4 शेयर है तो 1/4 है उसका 5,000 रुपये, तो वो 5,000 रुपये दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे हम लोग उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि 1:1 है। तो देखते हैं ऐसी कोई एंट्री है जहां 2500 बटे हो, यस, सी ऑप्शन में है, आनंदी डेबिट 5,000 और उसका शेयर दोनों में बांट दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, यानी सेम लाइक अ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जब भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना जनरल रिजर्व, तो जैसे गुडविल बढ़ता है वैसे आपको बांटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, तो ये लास्ट क्वेश्चन है 1 मार्क का, क्योंकि 16 तक 1 मार्क का है, इसके बाद आपके 3-3 मार्क के 4 क्वेश्चन आएंगे। तो यहां देखते हैं ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे है। एसेट्स टुक ओवर बाय ऋषभ लिमिटेड एट 24,60,000, लायबिलिटीज 4,60,000 और कितनी वैल्यू पे, 22 लाख रुपए पे। 5,08,000 उन्होंने बैंक ड्राफ्ट पे कर दिया और बैलेंस 9% डिवेंचर दे रहे हैं 100 ईच के एट प्रीमियम ऑफ 20%। आपने बताना कितने नंबर ऑफ डिवेंचर आपने इशू किए। तो सबसे पहले तो आप बताइए यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन कितनी है, हाउ मच इज द परचेज कंसिडरेशन। तो आप कहेंगे सर एसेट्स, लायबिलिटीज और 22 लाख। तो यस, ये जो 22 लाख है ये हमारा एग्रीड वैल्यू यानी परचेज कंसिडरेशन, और इस 22 लाख में से हमने कितना पैसा पे कर दिया, हमने पे कर दिया 5,08,000। अगर हमने 5,08,000 पे कर दिया तो अब रिमेनिंग अमाउंट का डिबेंचर हमें इशू करना है, 100 का डिबेंचर, वो भी 20% प्रीमियम, तो डिवाइड बाय 120। तो सीधा सीधा आपको आंसर निकालना है 22 लाख माइनस 5,08,000 अपॉन 120, 16,92,000 आ रहा है, और 1692 अपॉन 120 इज इक्वल टू 14,100। तो यहां पे 14,100 हमारा आ रहा है, तो ऑप्शन है सी। तो ये तो था हमारा 16 क्वेश्चन।
अब आगे बढ़ते हैं हमारे 3 मार्क क्वेश्चन नंबर 17। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों 17 क्वेश्चन, और ये 17 क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बेस पे है। और जो आपका लेटेस्ट सैम्पल पेपर आया था उसमें भी 17th क्वेश्चन जो था उसी बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमने बनाया है। तो यहाँ पर आपको एक पार्टनर की कमीशन निकालनी है, बट यहाँ पे एक मैथमेटिकल झोल है, उस मैथमेटिकल झोल को आपको समझना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, अनु, मनु और तनु। इनका रेशियो है 4:3:1। 1 अप्रैल 2024 को उन्होंने डिसाइड किया फर्म को डिसॉल्व कर दें, ठीक है, ड्यू टू कंसिस्टेंट लॉसेस। अब मनु जो था उसको अपॉइंट किया गया कि भैया आपकी सारी जिम्मेदारी है कि सारे एसेट्स आपको पे करने हैं, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है, ठीक है, एसेट्स को बेचना है और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है। और इन सब काम के उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा 2.5% ऑफ द टोटल एसेट, यानी जो भी एसेट्स बेच के पैसा आएगा उसका 2.5% मिलना है। बट यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट था, क्या कहा गया है कि अदर देन। अब ये बात बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन में आई। सैम्पल पेपर में सिर्फ लिखा था अदर देन कैश, हमने यहाँ पे अदर देन कैश एंड डेटर्स लिखा है, यानी जो भी पैसा रियलाइज हुआ उनमें से कैश जो बैलेंस है वो हटा दो, डेटर्स से जो पैसा आया वो हटा दो, उसका 2.5%। तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि यहाँ पर जो भी कैश आया होगा उसमें से 2 चीज़ को माइनस करना है, कैश बैलेंस और डेटर्स को, और उसका 2.5% आप पार्टनर्स को दे देंगे। बड़ा सिंपल सी कहानी। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद अब मनु को मिलना है 7.5%। किसका 7.5%? ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। अब यहां जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी जो बचा कुचा कैश है फर्म के पास, आफ्टर पेमेंट ऑफ एवरीथिंग, आफ्टर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, आफ्टर पेमेंट ऑफ मनुस रेम्यूनरेशन ऑल्सो, बिकॉज वो भी तो पेमेंट है ना, वो सब माइनस करने के बाद जो बचेगा उसके बाद 7.5% लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ भी एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है जो भी मैं आपको समझाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। और यहाँ पे गिवन है सन्ड्री एसेट्स इंक्लूडिंग कैश 28,000 एंड डेटर्स 42,000, रियलाइज 3,25,000। 3,25,000 में 28,000 रुपये का कैश है और यहाँ पर डेटर्स का 42,000 है। और जो लाइबिलिटीज़ पे करनी है, सन्ड्री लाइबिलिटीज़, वो पे करनी है हमें 55,000। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें सिर्फ मनु का रेम्यूनरेशन, यानी ये 2.5% और ये 7.5% दोनों को ऐड करना है। तो ये आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड 50% आपके पेपर में भरे होंगे, तो ये एक वैसा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, करने के बाद ईजी लगेगा। तो और पास करनी है फिर आपको जर्नल एंट्री, ठीक है। तो जर्नल एंट्री बनानी है, बट उससे पहले आपको निकालना पड़ेगा रेम्यूनरेशन क्या है। तो पहला स्टेप, सबसे पहले 2.5% आपको निकालना है सन्ड्री एसेट्स में से, और उस सन्ड्री एसेट्स में से आपको ये दोनों माइनस करना है। तो सबसे पहले 2.5% ऑफ 3,25,000 माइनस जो कैश है वो है 28,000 एंड माइनस 42,000 डेटर्स का अमाउंट। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप निकाल लीजिए, मैं भी निकालता हूं कि कितना अमाउंट 2.5 करके आ रहा है। तो सबसे पहले 325 माइनस 28,000 माइनस 42,000 और इसका आपने करना है 2.5, तो 2.5% करके 6375, इसको नंबर 1 डाल दीजिए। और सेकंड है आपको 7.5 देना है जितना भी कैश पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना। तो कितना कैश डिस्ट्रीब्यूट होगा वो समझ लीजिए। 3,25,000 टोटल कैश रिसिप्ट था हमारे पास, इतना पैसा आया था। अब इसके अंदर से ये कैश और डेटर्स माइनस नहीं करेंगे बिकॉज हमें टोटल कैश रिसिप्ट चाहिए, माइनस टोटल कैश पेमेंट्स। तो कैश पेमेंट्स में लाइबिलिटीज की पेमेंट होगी 55,000 की यहाँ पर, तो ये 55,000 पे करना है आपने। और जो 6375 है ये भी तो पेमेंट करनी है ना, तो ये भी माइनस करेंगे। अब जो माइनस करके अमाउंट आएगा 3,25,000 माइनस 55,000 माइनस 6375, ये अमाउंट आ रही है 2,63,625। अब इस अमाउंट के अंदर आपको 7.5 निकालना है। अब ट्विस्ट ये है कि जो 7.5 है वो निकालना था अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी इसमें से वो 7.5 भी माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका बैलेंस पे 7.5 देना था। ये वही कॉन्सेप्ट आ गया जब हम मैनेजर कमीशन लगाते थे 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये सेम कॉन्सेप्ट आ गया। बिकॉज जब लिखा है अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है जो सब कुछ देने के बाद बचेगी, यानी ये 7.5 देने के बाद भी। तो इसका मतलब हमें तो ये परसेंटेज नहीं पता 7.5 की अमाउंट कितनी है, तो यहां पर इसी को 263,625 के ऊपर हम अपना वो कॉन्सेप्ट लगा देंगे 263,625 इंटू 7.5 था अपॉन 100 प्लस रेट, यानी 100 प्लस 7.5, तो करके देखते हैं कितना आता है।
2,63,625 डिवाइड बाय 107.5 इंटू 7.5 18,392, ये नंबर 2 डाल दीजिए। तो नंबर 1 था आपके पास 6375 और इसको ऐड कर दीजिए तो टोटल आ रहा है 24,767। ये है आपकी टोटल रेम्यूनरेशन और इसकी एंट्री आप बना देंगे कि मनुज कमीशन टू मनुज कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू मनुज कमीशन, ठीक है ना। तो जो भी मनुज रेम्यूनरेशन कर दीजिए, मनुज सैलरी हो गया, बिकॉज यहाँ रेम्यूनरेशन वर्ड लिखा हुआ है। तो जो भी आप पार्टनर को देंगे वो फर्म के लिए एप्रोप्रिएशन होता है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा, ठीक है। तो मनुज कमीशन टू कैपिटल अकाउंट एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू मनुज कमीशन, ये कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना बिकॉज सैम्पल पेपर में था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर में 3 पार्टनर्स है XYZ इन अ फर्म हुज बुक्स आर क्लोज ऑन March 31 एवरी ईयर। X की डेथ होगी 31 जुलाई 24 को, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ को कैलकुलेट करना ऑन द बेस ऑफ सेल यानी टर्नओवर बेसिस पे। जो सेल है पूरे साल की वो है हमारी 2 लाख रुपीस और 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई जो हमारा प्रॉफिट है और जो सेल है वो है 75,000। यहाँ पे जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर का, वो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 50,000 रुपये। तो हमें सेल गिवन है पूरे साल की, पूरे साल का प्रॉफिट और ब्रोकन पीरियड जब तक वो जिंदा था उसकी सेल है 75,000। आपको निकालना है Y और Z, आपको निकालना है डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट और यहाँ पे Y और Z ने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट होना चाहिए 7:8 रेशो में, न्यू रेशो गिवन है। अब आप जानते हैं डेथ ऑफ अ कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले ओल्ड रेशो अगर नहीं गिवन तो यहाँ पे ओल्ड रेशो है इक्वल और यहाँ पर न्यू रेशो गिवन है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर के कॉन्सेप्ट में अगर न्यू रेशो गिवन है तो डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उसकी एंट्री अब P&L सस्पेंस टू डिजीज पार्टनर नहीं बनेगी, आपकी गेन टू सेक्रीफाइसिंग बनती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको रेशो निकालना है, एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है एंड पास करनी है आपको जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले आप रेशो निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको गेनिंग रेशो निकालना है न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशो है हमारा 7/8 और 3 पार्टनर्स थे, तीनों पार्टनर्स का है 1:1:1। तो सबसे पहले गेनिंग हमें निकालेंगे, जो पार्टनर्स रिमेनिंग बच गए तो x की डेथ हो गई तो y का गेन जो आएगा वो आएगा 7/15 माइनस 1/3 और z का आएगा 8/15 माइनस 1/3। तो हमारा 6/15 ये गेनिंग आया और दूसरे पार्टनर का हमारा आ गया 9/15 यानी 6:9 2:3। तो ये गेनिंग शेयर है। जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए क्या आपका भी 2:3 आ रहा है। यस। अब आपने एंट्री क्या पास करनी है, यहाँ पर जो गेनिंग पार्टनर्स होंगे Y और Z वो डेबिट हो जाएंगे और जो X है वो क्रेडिट हो जाएगा। और कितनी अमाउंट से, जो भी उसका जो प्रॉफिट है शेयर ऑफ प्रॉफिट उसकी अमाउंट से। तो लेट्स सी कितना उसका प्रॉफिट होगा, यहाँ पे इक्वल है तो हम निकालते हैं प्रॉफिट। पहले सबसे पहले फॉर्मूला हमारा है लास्ट ईयर प्रॉफिट और लास्ट ईयर प्रॉफिट हमारा कितना गिवन है 50,000। तो 50,000 अपॉन सेल्स हमारी है 2 लाख रुपीस इनटू द सेल टिल डेथ है हमारा 75,000 एंड इनटू उसका जो शेयर है वो शेयर है हमारा 1/3। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 1/4 से डिवाइड करेंगे 75,000 को इनटू 3, हमारा आंसर आ रहा है 6250। तो ये 6250 की आप एंट्री पास करेंगे और कौन से रेशियो में बांटेंगे 2:3 के रेशियो में। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, Y डेबिट Z डेबिट टू X। तो अमाउंट तो 6250 आएगा और इसको आप बांट दीजिए 2:3 में। तो आपका अमाउंट कितना आएगा 2500 Y में एंड 3750 Z में। तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी। एक बार क्रॉस चेक कर लो कि आप बिल्कुल आंसर सही है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेथ के केस में जब भी न्यू रेशो गिवन होगा तो आपको गेनिंग रेशो निकालना है और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है डिजीज पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट से। फाइन, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 से पहले यहाँ पे इसका चॉइस वाला क्वेश्चन भी है, वो भी कर लेते हैं। अमन एंड बलराम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और कैपिटल बैलेंस है 1,20,000 और 80,000। The annual rate of interest is 20%. The profits of the firm for the last 3 years were 36,000, 38 and 28. They admitted Chetan as a partner. On Chetan's admission, the goodwill of the firm was valued at 2 years purchase of super profit. आपको super profit निकालना है, multiply by 2 करना है, फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ पे गुडविल। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से आप कंपेयर करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को और आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1,20,000 and 80. This is the total capital employed 120
प्लस 82 लाख रुपीस। इस 2 लाख रुपीस पे आपका जो प्रॉफिट का परसेंट है वो है 20%। सो 2 लाख का 20% 40,000। नाउ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 years वर, अब आपको इन तीनों को टोटल करना है और डिवाइड बाय 3 करना है। तो देखिए कितना आता है एवरेज, इसको चेक कर लेते हैं। तीनों को हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आ रहा है 1,02,000। तो 1,02,000 डिवाइड बाय 3, इट्स कमिंग 34,000। तो ये आपका एवरेज आ गया, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो 34,000 माइनस 40,000, अब ये माइनस 6,000 आ रहा है बच्चों। क्या कभी आपने ऐसे देखा है, बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जहां सुपर प्रॉफिट नेगेटिव में आ रहा है, जबकि आप पूछते हो क्लासरूम के अंदर कि मैम सर अगर नेगेटिव में आए तो क्या होगा, तो हम लोग पढ़ाते हैं बेटा गुडविल नहीं होगी उस केस में। तो ये क्वेश्चन डेवलप किया गया है ऐसा भी अगेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल पे चेक करने के लिए कि आपको पता है क्या, जब कोई फर्म सुपर प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही तो उसके पास गुडविल भी नहीं होंगी। तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे देयर विल बी नो गुडविल बिकॉज द सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव। अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में यहां पर निशांत लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ 25 लाख रुपीस एंड क्रेडिटर्स को 5 लाख को लिया। परचेज कंसेशन है 24 लाख और परचेज कंसेशन को पे करना है 9% डिबेंचर्स की फॉर्म में प्रीमियम ऑफ 20% पे, यानी 100 का डिबेंचर 20% महंगा बेचना है और रिडीम करना है पार पे। कई बच्चे इसको रिडीम एट प्रीमियम समझ लेते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते। अगर रिडीम एट पार है इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। अगर रिडीम एट प्रीमियम होता है तो उसकी फिर हमें इफेक्ट दिखाना पड़ता है इशू की एंट्री में। पास नेसेसरी एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले मैं आपसे पहली एंट्री पूछूंगा कि अगर आपने एसेट्स एक्वायर किए हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी। एसेट्स अकाउंट डेबिट, 2 लायबिलिटीज एंड 2 राम एंटरप्राइजेस। अब आपको देखना है कि आपकी पेमेंट ज़्यादा है या कम है। अगर आपने ज़्यादा पेमेंट दी है तो गुडविल डेबिट होगा, कम पेमेंट है तो कैपिटल रिजर्व होगा। तो चेक करते हैं, यहां पर सन्ड्री एसेट्स डेबिट वो है 25 लाख। 2 क्रेडिटर्स जो हमें टेक ओवर किए हैं वो हैं हमारे 5 लाख के, और 2 राम एंटरप्राइजेस वो है हमारा 24 लाख। तो 24 और 5 29 लाख बन रहा है। तो यहां पर जो एक्स्ट्रा पेमेंट करी है वो हमारी गुडविल में आएगी एक्स्ट्रा पेमेंट, और हमारा हो गया 4 लाख। ठीक है जी। अब यहां पर हमें इस परचेज कंसेशन के बदले में डिबेंचर्स इशू करने हैं, वो भी 120 में। तो अब हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे, परचेज प्राइस अपॉन इशू प्राइस। तो 24 लाख हमारी टोटल अमाउंट है और 120 का हम लोग दे रहे हैं। तो बताइए कितना आएगा हमारे पास नंबर ऑफ डिबेंचर। 20,000 डिबेंचर्स हमारे इशू हो गए और अब हमें पास करनी है जनरल एंट्री। तो एक बार जनरल एंट्री नोट कर लीजिएगा। राम एंटरप्राइजेस डेबिट टू 9% डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहां पे 24 लाख तो राम में बिल्कुल वही सेम अमाउंट आएगी। डिबेंचर्स में हमारे पास आएंगे 20,000 डिबेंचर्स इंटू 100, और सिक्योरिटी प्रीमियम में वही 20,000 डिबेंचर्स इंटू 20 रुपीज़। तो ये हमारा पूरा एंट्री बन गया और ये आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें ना, टेक अ स्क्रीनशॉट। इसी का और पार्ट, अगेन ये वेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यहाँ पे राघव लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस परचेज किया है 15 लाख का, 3 लाख चेक से पे करें और इशू किए हैं शेयर्स 100 का 20% प्रीमियम पे, और ये सारे एसेट्स लायबिलिटीज टेक ओवर किए हैं। प्लांट मशीनरी 4 लाख का है, डेटर्स 3 लाख का है, बिल्डिंग 6 लाख का है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, क्रेडिट होगी 2 लाख से और स्टॉक डेबिट होगा 5 लाख से। आपको जनरल एंट्री पास करनी है राघव की बुक्स में। तो अगेन यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सन्ड्री एसेट्स डेबिट, अलग अलग एसेट्स हैं, 2 लायबिलिटीज एंड 2 जिससे हमने परचेज किया है कृष्णा ट्रेडर्स से, वो क्रेडिट हो जाएगा 15 लाख का। तो पहली एंट्री क्या बनेगी हमारी, प्लांट डेबिट 4 लाख रुपीस। आप साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। प्लांट डेबिट 4 लाख रुपीस
डेटर्स डेबिट 3 लाख रुपीस, बिल्डिंग डेबिट 6 लाख रुपीस, और बिल्डिंग के बाद है क्रेडिटर्स, उसको नीचे लिख दीजिए क्रेडिटर्स, वो है 2 लाख रुपीस, एंड स्टॉक डेबिट ऊपर ही आएगा, स्टॉक डेबिट 5 लाख रुपीस। अब सबको ऐड कर लीजिएगा, 4, 3, 7, 7, 6, 13, 13 और 5 18 लाख, और हमारे पास लाइबिलिटीज कितनी है, सिर्फ 2 लाख, तो 18 माइनस 2, अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी यहां पर, और कृष्णा ट्रेडर्स भी हम डालेंगे यहां पे 15, तो अब ऊपर 18 लाख था और नीचे 17 लाख है, तो अब जो नीचे आएगा डिफरेंस उसको हम कैपिटल गेन मानते हैं और सारे कैपिटल गेन को कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, तो बैलेंस हमारा ये 1 लाख कैपिटल गेन आ गया। एक बार दोबारा नोट कर लो, ऑल एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, वेंडर भी क्रेडिट होगा 15 लाख रुपए से, परचेज कंसेशन, और उसके बाद भी अगर नीचे डिफरेंस आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व होगा, ऊपर आता तो हमारा गुडविल होता। अब अगेन 100 का डिबेंचर है, 100 का शेयर है, और हमें प्रीमियम पे बेचा है 20 रुपीज पे, तो अगेन 15 लाख को हम लोग डिवाइड कर देंगे 120 से, और हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, उसके बाद हम एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, तो शेयर्स कितने आएंगे हमारे पास, और देखिए इसमें से एक पॉइंट और है, क्या हमने 15 लाख में से 3 लाख का चेक दिया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जितना अमाउंट हम पे कर देते हैं पहले उसको हम माइनस करेंगे, तो आपका 12 लाख बाय 120 हो जाएगा और 10,000 शेयर्स आ जाएंगे। तो कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि कुछ पे किया है, चाहे वो चेक हो सकता है, कैश हो सकता है, ड्राफ्ट हो सकता है, तो 15 लाख माइनस 3 लाख 12 लाख, 12 लाख अपॉन 120 इज इक्वल टू 10,000 शेयर्स। तो एंट्री क्या बनेगी अब दूसरी, कृष्णा डेबिट, वो है हमारे पास 15 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000, ओके 12 लाख लेंगे, 12 लाख 10,000 इंटू 100, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 इंटू 20 रुपीज, तो ये 12 लाख रहेगा कृष्णा डेबिट 12 लाख, बिकॉज रिमेनिंग अमाउंट हमारी 12 लाख है। अगर कुछ बच्चे कंबाइन एंट्री बनाना चाहते हैं कि नहीं सर मैंने जो एक पेमेंट की एंट्री 3 लाख की अलग बनाई है मैं इसी में दिखाना चाहता हूं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहां पे टोटल 15 लाख ले सकते हैं और इसी में ही टू बैंक कर सकते हैं 3 लाख। तो जैसा अगर आप अलग से एंट्री बनाई है 3 लाख की वो भी सही है, और अगर आपको कंबाइन एंट्री बनानी है तो भी सही है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, और यहां पर रिटायरमेंट का क्वेश्चन है और आपको एंट्रीज बनानी है। यहां पर सिंपल सा रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। यहां पर 411 और एक्स रिटायर हो गया और उस दिन जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। आपको जनरल एंट्रीज बनानी है यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों के दोनों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की तरह बटेंगे। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डेबिट बैलेंस, वो लॉस है। तो जो जनरल रिजर्व होगा और आईएफआर होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में हमेशा बटेगा, तो टू XYZ। तो आप जनरल रिजर्व डेबिट कर सकते हैं 24,000, 30,000 आईएफआर, टोटल हो गया 54, और 54 को डिवाइड कर दीजिएगा 4:1:1 में। फाइन। इसी तरह से जो पीएनएल का डेबिट बैलेंस है वहां पर XYZ डेबिट हो जाएंगे और पीएनएल यहां पे अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 18,000 और अगेन 4:1:1। तो इसको डिवाइड करके कितनी अमाउंट आएगी हम लिख सकते हैं 36,000, 9,000 एंड 9,000। फाइन। और यहीं पे 18,000 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना अमाउंट आ रहा है 12,000, 3,000 एंड 3,000। एक बार चेक करना, अमाउंट को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका जनरल एंट्रीज वाला क्वेश्चन है। टेक अ स्क्रीनशॉट। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। यहां पर आपको जनरल एंट्री पास करनी है फॉरफीचर रेशियो की और एक शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाना है, जो कि आपके सैम्पल पेपर में सेम ऐसा क्वेश्चन है। तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन आने के लिए। तो एंट्री की प्रैक्टिस कीजिए और फिर लेजर अकाउंट बनाइए। तो देखिए पहले, सबसे पहले यहां पर कितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं और कितना कॉल्स इन एरिया है वो चेक कर लेते हैं। तो 3,000 शेयर्स है हमारे पास, 10 रुपीज़ का एक है, और यहाँ पे अलॉटमेंट मनी नहीं दी 4 रुपीज़, एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज़ वॉज नॉट मेड। ये क्वेश्चन का हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कितना पैसा कॉल नहीं किया गया। तो अगर 10 का शेयर है और हमने 8 ही कॉल किया है
तो शेयर कैपिटल डेबिट हमेशा कॉल्ड अप मनी से होगा 8 रुपीज़ से, याद रखेगा। और 8 में से नॉन पेमेंट, देखिए क्या नहीं पे किया इसने, अलॉटमेंट नहीं पे किया, तो इस 8 में से इसने 4 रुपीज़ अलॉटमेंट नहीं पे करी, तो बाकी 8 में से अगर 4 है तो वो क्या है, एप्लीकेशन मनी जो वो पे कर चुका है। तो 8 में से 4 रिसीव है, 4 नॉट रिसीव और 2 रुपए अनकॉल्ड है, उसको हमें लेना ही नहीं है। अब कंपनी ने रीइशू कर दिया शेयर्स 8 पर शेयर में फुल्ली पेड। फुल्ली पेड मतलब जितने की फेस वैल्यू होती है 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ वाला शेयर 8 में भेज दिया, 2 रुपये का नुकसान हो गया। तो अब हम बनाते हैं एंट्री। सबसे पहले फोरफीचर की एंट्री के लिए आपको ध्यान रखना है शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होगा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड यानी 3000 और कॉल्ड अप मनी है 8 रुपये यानी 24,000 रुपये। टू शेयर फोरफीचर, जितना मनी रिसीव हो गया यानी 3000 शेयर्स पे 4 रुपये हमें रिसीव हो गया था, 12,000 रुपये। और जो पैसा नहीं आया था कॉल्स इन एरिया, आप कॉल्स इन एरिया लिख रही आप टू शेयर अलॉटमेंट लिखिए, दोनों सही माने जाएंगे। तो 3000 इंटू 4 12,000। अब रीइशू करते हैं शेयर्स, यही शेयर्स हमें 3000 शेयर्स रीइशू किए, सारे रीइशू गए 8 रुपये में। तो जब हम रीइशू करेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 3000 शेयर्स इंटू 8। जो 2 रुपये का डिस्काउंट है उसको हम डेबिट करते हैं शेयर फोरफीचर के नाम से, वाई, बिकॉज वो हमने इसी प्रॉफिट में से डिस्काउंट देना होता है। एंड टू शेयर कैपिटल में 10 क्यों आएगा, बिकॉज हमारा फुल्ली पेड अप है। अगर इस क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप ना लिखा होता, अगर मैं यहाँ से फुल्ली पेड हटा दूँ और से लिखूँ दे आर इशूड एट ₹8, तो पहले अगर कॉल्ड 8 अप है तो रीइशू के टाइम भी 8 अप ही कॉल्ड लेंगे, फिर ये फोरफीचर डेबिट नहीं होगा। याद रखिएगा, जितना ओरिजिनल कॉल्ड अप होता है उतना ही रीइशू में मानते हैं अगर कुछ ना मेंशन हो। तो यहां पर अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। आप देखेंगे क्योंकि सारे शेयर रीइशू हो गए इसलिए पूरा का पूरा प्रॉफिट अमाउंट 12,000, ये 3000 शेयर्स का है और ये भी लॉस 3000 का है। तो 12 में से 6000 माइनस कर देंगे। अब हमारा कैपिटल रिजर्व जो आएगा शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व वो आ गया 6000 रुपए। तो ये तो हमारी 3 एंट्री हो गई, पहला फोरफीचर, दूसरा रेशियो, तीसरा कैपिटल रिजर्व। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब बनाते हैं शेयर फोरफीचर अकाउंट। अब जब लेजर बनाएंगे आप लोग तो लेजर में क्या जाएगा, बड़े ध्यान से सुनना। शेयर फोरफीचर के लिए आपको देखना है कि शेयर फोरफीचर कहां कहां यूज हुआ है। तो सबसे पहले फोरफीचर 12,000 रुपए यहां यूज हुआ है, तो फोरफीचर अकाउंट के अंदर ये वाली एंट्री आप क्रेडिट साइड में डाल देंगे, बाय शेयर कैपिटल 12,000। फिर दूसरी एंट्री में देखेंगे शेयर फोरफीचर डेबिट हुआ है, यहां पर नुकसान है तो डेबिट वाली एंट्री डेबिट में डालेंगे, नीचे नाम टू शेयर कैपिटल है। तो जब आपने 11th क्लास में लेजर पोस्टिंग सीखी है बिल्कुल वही है, घबराइएगा मत। कई बच्चों को लगता है कि लेजर आ गया तो मुझे आएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब 12,000 में से 6,000 माइनस कर दिए यानी लास्ट एंट्री शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, तो टू कैपिटल रिजर्व 6,000। तो ये है आपका लेजर और ये एग्जाम में आने का पूरा चांस है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन है आपका अगेन सैंपल पेपर में भी इसके बारे में हमने दिया हुआ 4 मार्क का क्वेश्चन अबाउट रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट या फिर डेथ के अंदर एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ते हैं ध्यान से। गिरजा, यतिन, जुबिन वर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3:2। जुबिन की डेथ हो गई 1 अगस्त 2024 को एंड ड्यू टू जुबिन्स एग्जीक्यूटर जो भी अमाउंट ड्यू होगी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वो है 90,300। अब एग्जीक्यूटर को पे कर दिया 10,300 इमीडिएटली, यानी 90,300 में से 10,300 दे दिया तो 80,000 बाकी बच गया। और उस 80,000 को 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट 40,000 की 2 इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं और इंटरेस्ट 6% रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 2026। यानी मरा 24 को है तो 25 हुआ, 25 के बाद 26, यानी उस 1 साल के अकाउंटिंग पीरियड में नहीं पे किया हमने, बिकॉज नॉर्मली हम 6 महीने में पे करते हैं, एनुअल पे करते हैं। बट यहाँ 24 से 25 31 मार्च पहला जो है कितने महीने हो गए, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गए। और फिर अगले साल 31 मार्च यानी 12 महीने बाद, तो यहाँ पे आपको पहले इंटरेस्ट ड्यू निकालना है, बैलेंस करना है और फिर पे करना है। तो समझते हैं इसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट कैसे बनेगा। जैसा हमने आपको बताया था कि आपको 90,300 का 1 अगस्त को ट्रांसफर करना है 2024 को, तो वो पहला अमाउंट ट्रांसफर हो गया क्रेडिट साइड पे। अब आपने उसी डेट पे, जिस डेट को डेथ हुआ है उसी डेट को 10,000 आपने 300 पे किया है, तो जो पेमेंट होगा वो हमेशा लेफ्ट में आएगा टू बैंक के नाम से 10,300। तो ओपनिंग बैलेंस था 90,300, 10,300 पे कर दिया तो 31 मार्च को अभी पेमेंट नहीं हुई है, बैलेंस आएगा 83,200। अभी 83,200 हमने 1 अप्रैल 25 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया।
अब यहाँ से यहाँ तक जब पेमेंट करनी है, कब पेमेंट करनी है? 31 मार्च 26 को, तो 12 महीने का गैप है। तो यहाँ पे 12 मंथ्स का हमने इंटरेस्ट लगाना है 83,200 के ऊपर, वो आ गया 4,992। अब दोनों को ऐड करना है, टोटल अमाउंट 88,192, और अब जो पेमेंट करेंगे वो है 40,000 की तो इंस्टॉलमेंट थी वो, प्लस जो इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है 3200 प्लस 4992। तो ये जो है ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बोर्ड का 2019 में ये क्वेश्चन आया था। तो बहुत से बच्चों का ये गलत हुआ था, बिकॉज ऐसा कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ाया था कि पहले 8 महीने का इंटरेस्ट और फिर 12 महीने का इंटरेस्ट, तो ये दोनों को ऐड करके हमें पे करना है। फाइन, अब बैलेंस आ गया 40। अब 40 को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, अब एनुअल इंटरेस्ट देना है और 2 बैंक कर देना है 42,400। तो ये क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करना, बिकॉज ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है 2019 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे ये 23 क्वेश्चन है शेयर्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसमें कि आपका प्रो राटा फॉरफीचर होगा, रीइश्यू होगा, कैपिटल रिजर्व होगा। और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करना, बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मुझे आगे भी कराने हैं, तो शेयर्स आपका पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट स्टेशनरी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज एंड द अमाउंट वॉज पेबल एज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइन है, यानी अभी तक आप एप्लीकेशन अलग देखते थे, अलॉटमेंट अलग, बट कुछ सालों से सीबीएसई के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइन दे देते हैं। तो यहाँ पे 7 रुपये तो आपका ये निकल गया, 10 + 3 तो आपका क्वेश्चन था, और यहाँ पे 7 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे निकल गया। अब बाकी बचा आपका 3 रुपीज़। तो कह रहा है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 3 रुपीज़, और उसके साथ हम ये प्रीमियम मांग रहे हैं। तो साफ साफ लिखा है प्रीमियम हमारा पहली इंस्टॉलमेंट के साथ नहीं था, दूसरी के साथ था, वो भी 3 + 3 है। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो है 4 लाख की शेयर्स की, जो हमें शेयर्स देने थे वो थे 3 लाख शेयर्स, और यहाँ एप्लीकेशन आ गई है 4 लाख की। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 80,000 वालों को 80,000 दे दिए, 40,000 वालों को नील शेयर दिया, और जो बैलेंस बच जाएगा उनको प्रोराटा दिया। तो हम देखते हैं प्रोराटा की कैटेगरी क्या है, कितने शेयर्स को प्रोराटा मिले वो समझते हैं। तो सबसे पहले शेयर्स अप्लाइड और शेयर्स अलॉटेड। शेयर्स अप्लाइड हमारे पास हैं 4 लाख, और जो अलॉटेड है यानी ऑफर्ड है वो हमें 3 लाख करने हैं। अब यहाँ लिखा है 80 वालों को 80 दे दिया हमने, तो 80,000 वालों को 80,000 दे दिया, 40 वालों को नील दिया, तो 40,000 वालों को हमने नील दिया, और 3 लाख में से 80 माइनस कर दो, बचा 2,20,000 शेयर्स हमारे पास बाकी के, और 4 लाख में से 120 माइनस कर दीजिए, जो बचा 2,80,000 शेयर्स। तो दिस इज द प्रोराटा। 2,80,000 वालों को 2,20,000 दिए, तो जो डिफरेंस है 60,000 शेयर्स, उनका पैसा एक्स्ट्रा है जो कि आपका अलॉटमेंट में हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट और आगे पढ़ते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखते हैं यहाँ पर जो एक्सेस मनी हुआ है उसका क्या किया हमने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि वो तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट थी, हम एक्सेस मनी को हमेशा बोलते हैं अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे एक्सेस मनी को फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ पर लिखा है अमित हु बिलोंग टू कैटेगरी 1, यानी जहाँ पर फुल अलॉटमेंट थी उसमें से 4,000 शेयर्स हैं, और वेनी जो कैटेगरी 3 है जो 280 और 220 वाली थी प्रोराटा वाली, उसमें 4,400 शेयर्स हैं, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नाउ देयर शेयर्स वर फोरफिटेड एंड आफ्टर forfeiture these were issued at 7 rupees fully paid up। आपको एंट्रीज बनानी है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज मैं अगला पेज आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाऊंगा और उसको क्विकली हम लोग समझ लेंगे, बिकॉज टाइम को भी हमें सेव करना है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन 4 लाख शेयर्स की थी, तो सबसे पहला अमाउंट 4 लाख में हमारा 7 रुपीज़ एप्लीकेशन आ जाएगा, 28 लाख। तो फर्स्ट एंट्री में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहली एंट्री में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए तो पहली एंट्री है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जितने अप्लाइड शेयर थे लिख लीजिए। हमेशा पहली एंट्री अप्लाइड शेयर्स पे बनती है, अलॉटेड पे नहीं, अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी। ठीक है जी, अब इस 28 लाख को कहाँ कहाँ ट्रांसफर करना देखिए। हमारे पास अलॉटेड शेयर थे 3 लाख, तो लिख लीजिए जिनको शेयर्स में प्रॉब्लम आती है पहला स्टेप लिख लीजिए, शेयर कैपिटल में हमेशा अलॉटेड शेयर का मनी जाएगा। यस, शेयर कैपिटल में हमेशा हमारे पास अलॉटेड शेयर लेंगे इनटू जो मनी हमारे पास एप्लीकेशन था 7 रुपीज़। ठीक है, और हमने 40,000 को तो नील दिया था, नील वाला हमारा 7 रुपये जो है बैंक में चला जाएगा। अब बात आती है जो प्रोराटा वाले थे, बिकॉज आपको याद होगा मैंने बताया था 2,80,000 वालों को आपने 2,20,000 दिए, तो ये जो 60,000 शेयर्स एक्स्ट्रा थे, ये 60,000 वाले यहाँ पे 60 कर लीजिएगा, 60 × 7, यहाँ पे ये 4,20,000 है जो हमारा कॉल्स इन एडवांस है फर्स्ट कॉल के लिए। आप बात समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ अलॉटमेंट में ट्रांसफर नहीं हुआ फर्स्ट कॉल में, इसलिए हम कॉल्स इन एडवांस बोल रहे हैं। अगर अलॉटमेंट के लिए होता तो हम उसको अलॉटमेंट का नाम लिखते, तो लिख दीजिए कॉल्स इन एडवांस, यानी
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,20,000 और ये बाद में एडजस्ट होगा। तो एक बार फिर दोबारा से एप्लीकेशन मनी 4 लाख पे आया, अलॉटेड शेयर का 7 रुपीज़ रख लिया, 60,000 का ट्रांसफर कर दिया फर्स्ट कॉल में और 40,000 को रिफंड कर दिया। अब जो थर्ड एंट्री है वो तो सिंपल होगी, अलॉटेड शेयर पे बनेगी। हमारे पास टोटल 3 + 3 था, तो 6 रुपये हमने फर्स्ट कॉल पे मांगे, 3 रुपीज़ शेयर कैपिटल में और 3 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम में, 18 लाख, 9 लाख, 9 लाख। बात आती है फोर्थ एंट्री, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और बोर्ड एग्जाम में जब मैंने भी पेपर चेक किए हैं 15 साल, हम फोर्थ एंट्री पे देखते ही बता देते थे कि अगर ये फोर्थ एंट्री सही है तो नॉर्मली पूरा सॉल्यूशन सही होता था बच्चों का। तो चेक करते हैं फोर्थ एंट्री की अमाउंट कैसे आई है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो हमने यहाँ पे 4,20,000 लिया था एडवांस, वो 4,20,000 हमने एडवांस को डेबिट कर दिया, यानी एडजस्ट कर दिया। और ये जो कॉल्स इन एरियर है 42,000, ये आपने पूरे साल बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे कि कॉल्स इन एरियर निकालने वाले यहाँ पर ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो वो भी समझेंगे। और फिर बैंक में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे देख के बताओ, पहला जो पार्टनर अमित है उसका जो कॉल्स इन एरियर है वो था बिना प्रोराटा के। यस, उसको प्रोराटा में नहीं मिले थे, फर्स्ट कैटेगरी में मिले थे 80-80 वाले के। तो वहां पर जो उसने पैसे नहीं दिए उसका एरियर कितना होगा, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिएगा और बताइएगा कितना एरियर होगा उस आदमी का जिसको नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में शेयर्स मिले थे। 4,000 शेयर्स थे और उसने कितने पैसे नहीं दिए थे, सोच के बताइए। तो आप कहेंगे यस सर, हमें याद आ गया, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकअप मैं दोबारा बता देता हूं ताकि आपको इजी हो जाएगा ये एंट्री समझने के लिए, बिकॉज सारा खेल इस एंट्री का है। ये एंट्री आप समझ लेते हैं फिर एवरीथिंग विल बी सिंपल फॉर यू। तो यहां पर जो अमित था उसके पास 4,000 शेयर थे और ब्रेकअप था 10 + 3, 7 रुपीज़ एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और ये था हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसने सिर्फ ये नहीं पे किया था 3 + 3, तो यहां पे उसका 6 आ गया। और आप सब जानते हैं कि ये प्रीमियम जब नॉट रिसीव होता है 3 रुपये, तो फोफीचर की एंट्री में डेबिट भी होगा, याद रखिएगा, अभी से याद दिला रहे। प्लस अब जो दूसरा आदमी है उसके पास कितने शेयर्स हैं, देख के बताइएगा कितने शेयर्स हैं दूसरे आदमी के पास। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिएगा। उसके पास शेयर्स थे 4400 शेयर। तो जिसके पास 4400 शेयर्स थे उसके पहले हमें अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे, बिकॉज प्रोराटा मिला था और वहां भी कैटेगरी थी 28 लाख, यानी 2,80,000 और 2,20,000। तो जो चीज निकालना होता है उसको हम ऊपर रखते हैं, तो 2,80,000 को ऊपर रखिए और 2,20,000 को नीचे, और बताइए कितने शेयर्स अप्लाइड आ रहे हैं। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको फटाफट, कितने अप्लाइड शेयर्स हैं। अगर आप निकाल चुके तो अप्लाइड शेयर्स आ रहे हैं 5600, हमें टाइम को बचाना है इसलिए। अब 56 अप्लाइड है और अलॉटेड है इसको 4400। तो अब इतने जो एक्सेस अप्लाइड शेयर है उस पर एप्लीकेशन मनी 7 रुपीज़ उसने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो 7 रुपीज़ एक्स्ट्रा हमारे पास आ चुका है। बताइए कितना है एक्सेस अप्लाइड मनी। यस, 5600 माइनस 44 होता है 1200 शेयर, और 1200 शेयर्स पे अगर 7 रुपये एक्स्ट्रा आया हो तो 8400 रुपीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब बात ये आ रही है कि 8400 ये ऑलरेडी दे चुका था फर्स्ट कॉल के लिए, बट हमें फर्स्ट कॉल के लिए कितना चाहिए था वो तो देखना पड़ेगा ना। तो 4400 शेयर्स पे 6 रुपीज़ हमारे पास टोटल अमाउंट ड्यू था। तो बताइए 4400 पे 6 रुपीज़ के हिसाब से कितना हुआ, 4 6 24 और 24, 26,400। 26,400 में से ये ऑलरेडी दे चुका है 8,400 हमें एक्स्ट्रा मनी। तो अब डिफरेंस निकाल लीजिए, 18,000 का हमारा एरियर आ गया, तो ये एरियर मुझे 18,000 यहाँ पे लगाना है, और 24 और 18 मिलके बन गया 42,000। थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, 2 या 3 बार कर लीजिए, सिमिलर क्वेश्चन आपको बोर्ड में नजर आने वाले हैं। तो जो सिंपल था क्वेश्चन नॉर्मल सब्सक्रिप्शन का, उस पर 4,000 पे 6 रुपये एरियर था, और जो प्रोराटा फॉरफीचर होता है उसका पहला स्टेप होता है हम निकालते हैं उसके अप्लाइड शेयर, दूसरा होता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और थर्ड स्टेप होता है कॉल्स इन एरियर। मैंने तीनों स्टेप कर दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइन, 42 आ गया 1000, और कॉल्स इन एडवांस हमने डेबिट कर दिया 4,20,000, यहाँ पे 4,20,000 था, वो हमने एडजस्ट कर दिया कि भैया आप पैसा दे चुके हो दोबारा मत दो, और बैंक में बैलेंसिंग फिगर आ गया। टेक द स्क्रीनशॉट। कई बच्चे कहते हैं सर हम ऑल्टरनेटिव एंट्री बना सकते हैं बिना कॉल्स इन एरियर दिखाया। यस, बना सकते हैं। बैंक डेबिट कॉल्स इन एडवांस टू फर्स्ट कॉल, उसमें बिना एरियर के आप जो एरियर वाली अमाउंट थी 42,000 वो इस 18 लाख में से माइनस कर देंगे तो 17,58,000 आ जाएगा। तो कई बच्चों ने ऐसे प्रैक्टिस किया तो हमने दोनों सोल्यूशन दिखाई है। चलिए बात करते हैं अब फोफीचर की। अब जो अमित के शेयर फोफीचर है, अमित वॉज अ भोला भाला आदमी, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में से उसके फोफिट हुए हैं, और जो दूसरा वाला था वो था प्रोराटा फोफीचर वाले, यानी वहां पे बहुत सारी हमें कैलकुलेशन दिखानी पड़ती है फोफीचर के अंदर। तो सबसे पहले अमित के फोफीचर हम करते हैं और अलग अलग करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में टेंशन ना हो आपको। तो अमित के पास 4,000 शेयर थे, 10 का एक शेयर था 3 रुपये प्रीमियम और 7, और यहाँ पे 3 + 3 था, ये दे चुका था, इसने ये नहीं दिया था। सबसे पहले यहाँ आता है फेस वैल्यू। कई बच्चे यहाँ पे 13 रुपये लिख देते हैं, कभी भी प्रीमियम कैपिटल में नहीं आता, तो शेयर कैपिटल में 4,000 × 10 ही आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा हमारा, डेबिट बिकॉज नहीं रिसीव हुआ था तो कैंसिल करने के लिए 4,000 शेयर्स पे।
जो फोफिट होती है अमाउंट वो यहाँ हमेशा अप्लाइड शेयर आते हैं अगर प्रोराटा फोफिचर होता, बट यहाँ पे तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन तो 4,000 ही आए हैं इंटू 7 रुपीज़ जो ये दे चुका है। और ये जो 6 रुपये नहीं दिए थे, 4,000 पे 6 रुपये, वो हमने डाल दिया आपका शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ भी आपका और करके एंट्री है जहाँ पर आप फर्स्ट कॉल को एरिया के नाम से दिखा सकते हैं, तो वो भी है, ठीक है। अगर आपने ऊपर एरिया खोला है तो यहाँ एरिया ही क्रेडिट करना कंपलसरी है, अगर आपने वहाँ एरिया नहीं खोला तो आप फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल कि ऊपर जो किया है वही उसकी सिमेट्री फॉलो करे नीचे तक। चलिए अब देखते हैं दूसरे आदमी के फोफिचर यानी वेनी के। अब जो वेनी का ये है प्रोराटा फोफिचर। कितने बच्चे कहते हैं सर हमें ना प्रोराटा फोफिचर समझ नहीं आता, प्रोराटा समझ नहीं आता, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, आज के बाद आपका प्रोराटा फोफिचर क्लियर हो जाएगा। प्रोराटा के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, क्या कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स हमें अप्लाइड नहीं लेने, वही लेने जो अलॉटेड थे 4,400 शेयर्स। अब कितने रुपए, 10 का शेयर था 10 ही आएगा। प्रीमियम भी नहीं पे किया, वो भी अलॉटेड पे, तो यहाँ भी अलॉटेड यहाँ भी अलॉटेड, लिख लीजिएगा। प्रोराटा फोफिचर में शेयर कैपिटल में सिक्योरिटी प्रीमियम में अलॉटेड शेयर ही आते हैं। तो सर वो जो अप्लाइड निकाले थे 5,600 वो हमारा फोफिचर में आता है, यानी जितना मनी रिसीव होता है वो हमारा अप्लाइड शेयर पे होता है। तो हमने 5600 पे 7 रुपीज़ ले लिया, अमाउंट आ चुकी है। और जो एरियर था कॉज इन एरियर वो हमने वर्किंग नोट में निकाला था 18,000। कैसे निकाला था आपको पता है, स्टेप 1 2 3 करके ये आ गया, ठीक है जी। चलो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आंसर का, वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पे मैंने कंबाइन एंट्री भी दिखा रखी है, बट आप कोशिश कीजिए अलग ही बनाएं, जिनको कंबाइन की एंट्री हैबिट है वो यहाँ से देख सकते हैं। चलो अब है रीइशू, दोनों के शेयर मिला के 4,000 प्लस 4,400 बन रहे थे 8,400, और 7 रुपीज़ में हमने रीइशू किया है, 10 का शेयर 7 रुपये में, तो कितना डिस्काउंट हो गया 3 रुपये, तो वो 3 रुपये डेबिट होगा फोफिचर के नाम से, फाइन। तो यहाँ पर 8400 इंटू 7, 84 इंटू 3 और 84 इंटू 10, और हमारा आ गया लॉस यहाँ पे 25,200 का। अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे, क्योंकि सारे के सारे रीइशू हो चुके हैं सभी के, तो दोनों का प्रॉफिट ले लेंगे। पहले वाले का प्रॉफिट 28,000 था, दूसरे का 39,200 यानी फोरफिटेड अमाउंट, और माइनस कर लेंगे ये वाला जो हमने डेबिट किया है 25,200, तो माइनस करने के बाद हमारा कैपिटल रिजर्व आ गया 4,200। अगर ऐसा होता कि पहले वाले पर्सन के सारे शेयर इशू हो गए और दूसरे वाले के वेनी के मान लीजिए कम शेयर इशू हैं, 1000 शेयर 2000 यानी जितने भी प्रॉफिट है उससे कम, तो उसका फिर हमें यूनिटरी मेथड लगा के यहाँ पे प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो याद रखिएगा अगर सारे शेयर इशू गए तो सारा प्रॉफिट, किसी के कम रीशू है तो यूनिटरी मेथड लगा के उतना ही प्रॉफिट लेंगे जितने शेयर रीशू है, और फिर डिस्काउंट माइनस करके कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, वर्किंग नोट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, वर्किंग नोट मैंने यहाँ नीचे आपके लिए दिए हुए, ठीक है जी। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका और पार्ट। आप जानते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के सैम्पल पेपर में जो ये 6 मार्क का क्वेश्चन शेयर्स का है, उसके साथ चॉइस में डिबेंचर्स भी है। तो मैं कहना चाहूँगा बच्चे जिनको शेयर्स में डर लगता है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप और वाला पार्ट कर लीजिएगा, डिबेंचर हमेशा हमेशा ईजी आएगा, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, टाइम भी कम लगेगा और मार्क्स भी पूरे आने के चांस होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर XYZ परचेज एसेट्स PQR लिमिटेड 99 लाख, परचेज कंसेशन को पे करना है, 9% डिबेंचर है 100 ईच, और जनरल एंट्री पास करनी है अगर डिबेंचर पार पे इशू है, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर 19 लाख के डिबेंचर्स और पार पे है तो 100 रुपये से डिवाइड करो तो 99,000 डिबेंचर्स आ जाएगा। तो पहली एंट्री बनेगी हमारे एसेट्स टू PQR टू डिबेंचर्स। अगर प्रीमियम पे करेंगे तो 99 लाख अपॉन 100 प्लस 10, 110 से करेंगे हम, डिवाइड करेंगे यहाँ पर, और हमारे डिबेंचर्स आ जाएंगे 90,000, ठीक है। पहले में 99 है और अब 90,000, और डिस्काउंट पे करते हैं 10%, तो 90 से डिवाइड करेंगे हम लोग और हमारा आ जाएगा 1,10,000 डिबेंचर्स, ठीक है जी। तो चलो अब एंट्री देख लेते हैं क्या बनेगी एंट्री इन तीनों केस के अंदर। तो सबसे पहला जहां पार था PQR लिमिटेड डिबेंचर्स 99 लाख, और यहाँ पे 90 लाख डिवाइड बाय 110 किया हमने, तो हमारे पास 90,000 डिबेंचर्स आ गए, एंट्री पास कर दिया। और दूसरे केस में हमारे पास डिस्काउंट में 1,10,000 डिबेंचर आए, तो हमने 1,10,000 के हिसाब से इशू कर दिया। तो पहले में 99,000, फिर 90,000 और 1,10,000, और तीनों एंट्री है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ईजी है क्वेश्चन, इसलिए कहता हूँ डिबेंचर्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। इसी का ही एक और पार्ट है डिबेंचर्स का क्वेश्चन में, एक पार्ट और है बी पार्ट, बिकॉज ये 6 मार्क का क्वेश्चन को हमने 3-3 मार्क करके दे दिया। किसी भी कॉम्बिनेशन से आ सकता है, और ऐसा नहीं कि जो सैम्पल पेपर में लिखा है वही सेम आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। बट हाँ, उसको हम रेफरेंस ले सकते हैं। ये क्वेश्चन अगेन CBSE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री पास करनी है और डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे कम प्रैक्टिस करते हैं, बट इससे इजी टॉपिक कोई नहीं है अकाउंट्स के अंदर, मैं कहना चाहूँगा शेयर्स के कंपैरिजन में। यहाँ पे विजय ने इशू किया 1000 डिबेंचर्स, 100 रुपये का एक है, और डिस्काउंट है 5% और रिडम्पशन है 10% प्रीमियम। 5 और 10 15% का लॉस हो रहा है, जिसको हम लॉस एंड इश्यू में डेबिट करते हैं, फाइन। इंटरेस्ट पे हो रहा है हाफ ईयरली 30 सितंबर 31 मार्च को। आपने एंट्री पास करनी है 31 मार्च को, किसकी, इंटरेस्ट की एंट्री,
पहले ड्यू पेमेंट और फिर राइट ऑफ की एंट्री बनेगी, और यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू को राइट ऑफ करना है। तो ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट जो होगा वो 9% होगा 1 लाख के ऊपर, ठीक है। एक साल का 9% अगर निकालें 1 लाख पे तो बनता है 9,000 रुपये, और क्योंकि हाफ ईयरली है तो बनेगा 4,500 रुपये। अब देखते हैं एंट्री कौन सी मांगी है। एंट्री मांगी है सिर्फ 31 मार्च की, यानी 30 सितंबर को जो इंटरेस्ट पे हुआ है वो पे हो चुका है, उसकी एंट्री नहीं मांगी, सिर्फ 31 मार्च की मांगी है कि जो आपने इंटरेस्ट है वो लास्ट का आपको ड्यू और पेमेंट दिखानी है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, 6 महीने का इंटरेस्ट बना 4,500, तो पहली एंट्री बनेगी डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर 4,500 रुपये, दूसरी एंट्री डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 4,500। राइट ऑफ में कौन सी अमाउंट आएगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बीच में। यहाँ राइट ऑफ की अमाउंट कौन सी आएगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट, क्या 4,500 आएगी? आंसर है नो, 9,000 रुपये। क्यों? क्योंकि राइट ऑफ पूरे साल का होगा, ये जो 6 महीने का इंटरेस्ट था अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ, तो ये 4,500 प्लस 4,500 9,000 रुपये राइट ऑफ होगा टोटल मिला के। फाइन। और बात करूँ लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर की तो 5% और 10%, 15% हो गया 15 रुपये, 15 रुपये 1000 डिबेंचर्स पे हो गया 15,000 रुपए का लॉस, तो वो 15,000 का लॉस भी हम राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। देखते हैं सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो ये तो हमारी इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर टू बैंक एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और हमने राइट ऑफ कर दिया लॉस 15,000 रुपए का। तो इसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर आपका जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है वो है 4,500 रुपये, मगर राइट ऑफ कितना करेंगे 9,000 रुपये। फाइन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24th क्वेश्चन आपका एक 6 मार्क का पार्टनरशिप का शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये टॉपिक है यहाँ पर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो देखते हैं बैलेंस शीट को, यहाँ पर 3 पार्टनर्स है, 3:1 रेशियो है, और यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल है, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करनी है। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, आईएफआर बटेगा, जनरल रिजर्व बटेगा, एंड पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस है। तो आप एक बार इसका बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज हम आगे सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं एडजस्टमेंट्स। यहाँ पे लिखा है वाई रिटायर हो गया, गुडविल फॉर्म की है 90,000 रुपये, मशीनरी फर्नीचर को डेप्रिशिएट किया 5% के साथ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को मेंटेन करना है 20% के ऊपर, और टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम में से 1,000 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस यानी अनएक्सपायर्ड, जो कि पहले पीएनएल में चला गया था, एक्सपेंस मान लिया गया था। तो इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं है, कॉन्सेप्चुअल तो बहुत मीनिंग है, बट सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इसको प्रीपेड लेके अनरिकॉर्डेड एसेट लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अर्लियर डेबिट टू पीएनएल का मतलब है इसको हम एक्सपेंस मान चुके थे। तो 11th क्लास में आपको याद होगा, अगर प्रीपेड रेंट होता है तो प्रीपेड रेंट टू रेंट की एंट्री बनती है, इसलिए यहाँ पे प्रीपेड को हम रिवेल के बाय में और बैलेंस शीट में एसेट में लेके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। सबसे पहले जो गुडविल होगा 90,000, हम रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालेंगे और उसको गेनिंग रेशियो में बांट देंगे। सेकेंड है मशीनरी और फर्नीचर डेप्रिशिएट, तो दोनों का 5% निकालेंगे, रिवेल के डेबिट भी डालेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20% होना है, तो 20% हम निकालेंगे टोटल वैल्यू का 70,000 का 20% 14,000 रुपये, और ऑलरेडी 10,000 है तो 4,000 से प्रोविजन बढ़ाएंगे, रिवेल के डेबिट में 4,000 आ जाएगा। तो ये मैं सारे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ ताकि अब सीधा हम सॉल्यूशन पे चलेंगे। फाइन, चलो अब लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। और हमें इसमें सब कुछ बनाना है, आप देख भी लीजिए क्या क्या मांगा है इसके अंदर, हमें क्या क्या बनाना है वो भी देख लीजिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। और हाँ, नीचे तो भी 2 एडजस्टमेंट बाकी भी, वो भी पढ़ लो। पूरी फर्म का कैपिटल डिसाइड हुआ 2,40,000, और आपको इसको एडजस्ट करना है न्यू रेशियो में, यानी जो सरप्लस डेफिसिट है कैश के थ्रू एडजस्ट करना है। और जो वाई है उसका बैलेंसिंग फिगर जो आएगा, उस बैलेंसिंग फिगर में से पहले 20% कैश पे करना है और बाकी को लोन में ट्रांसफर करना है। तो मान लीजिए बैलेंस आ रहा है 3 लाख रुपये, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 3 लाख का 20% 60,000 वो आपको पहले कहाँ डालना है, कैश में, और बाकी का आपको लोन में डालना है, वो लायबिलिटी में जाएगा। तो ये तो था क्वेश्चन, और सब कुछ बनाना, रिवेल, पार्टनर्स, कैपिटल, बैलेंस शीट। लेट्स सी द सॉल्यूशन। और ये है आपके सामने सॉल्यूशन। तो आपने मेरे साथ साथ सॉल्व कर लिया होगा। रिवेल के डेबिट में मशीनरी, फर्नीचर, प्रोविजन, यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये हमारा XYZ का लॉस आ गया। फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल कौन बनाना है, बैलेंस BD, जनरल रिजर्व डिवाइड कर दिया ओल्ड रेशियो में, गुडविल की एंट्री गेनिंग रेशियो में, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने तीनों में डिवाइड कर दिया, पुरानी गुडविल राइट ऑफ कर दी, और ये जो गुडविल की एंट्री है यानी हमारी X डेबिट Z डेबिट टू Y, तो X और Z के डेबिट साइड पे आ गई। रिवेल का लॉस जो था यहाँ पे वो ट्रांसफर कर दिया। और अब जो बैलेंसिंग फिगर है यानी 197,333, ये आप नोट कर लीजिएगा, 197,333 माइनस क्या क्या करना है, ये बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसमें से माइनस करना है आपको जो अमाउंट ऑलरेडी पुराना गुडविल और रिवेल का लॉस। तो यहाँ आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा, और वो बैलेंस आ रहा है 183,400। यानी कई बच्चे समझ नहीं पाते, तो इतना अमाउंट हमने देना था, इतना अमाउंट पार्टनर्स ऑलरेडी ले चुके हैं किसी भी फॉर्म में, बैलेंस है 183,400, इसका हमें 20% देना है। और अब 183,400 में से 36,680 माइनस कर देंगे, तो ये बैलेंस उसके लोन में चला गया, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। ये है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस 1,07,600, 89,200, इनको यहाँ ले आए। और अब जो नई फर्म का कैपिटल गिवन था उसको न्यू रेशियो में बांट दिया आपने, 240 को उनके न्यू रेशियो में। अब कंपेयर करना है 1,07,600 को इसके साथ,
तो बाय बैंक क्योंकि डेफिसिट है। Z को 89,200 को कंपेयर किया, 60 से सरप्लस था, वो विड्रॉ कर लिया। तो ये कैश में ऐड होगा, याद रखिएगा, बैंक बैलेंस में, और ये बैंक बैलेंस में माइनस होगा, तभी आपकी बैलेंस शीट टैली करेगी। जब आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं करती, उसका रीज़न क्या होता है कि बैंक बैलेंस में आपने ये ऐड नहीं किया और इसको माइनस नहीं किया। चलिए देखते हैं बैलेंस शीट, और ये है आपकी बैलेंस शीट। सारे रिवाइज एसेट्स, कैश एट बैंक कैसे आया 5520, वो हमने नीचे आपको समझा रखा है, देख लीजिए। 44 प्लस 72,400 माइनस 29,200 माइनस 3680, वो बैलेंस आ गया। डेटर्स में से 14,000 नया प्रोविजन माइनस किया। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी सारे हमने एडजस्ट कर दिए, और प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 आ गया। पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस वो आएगा न्यू रेशियो में जो बांटा था 2,40,000 को, वो बीपी क्रेडिटर सेम वैल्यू पे है, और वाई का लोन 146,720 आ गया। तो अगेन 6 मार्क के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट बोर्ड एग्जाम में ध्यान से पढ़ना। कई बार हम बैलेंस शीट नहीं मांगते, तो आपको सिर्फ रिवेल और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनानी। कई बार हम रिवैल्यूएशन का गेन आपको दे देंगे, कोई एडजस्टमेंट लिख देंगे, रिवैल्यूएशन गेन 50,000। अब रिवेल की दे रखी है एडजस्टमेंट, मशीनरी, एसेट्स वगैरह की इंक्रीज डिक्रीज, बट आपको रिवेल नहीं बनाना, सीधा पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट। तो बी वेरी केयरफुल। 6 मार्क के लिए हम वही क्वेश्चन देंगे जो 12 मिनट में सॉल्व हो जाए, बिकॉज ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बड़े बड़े देने ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, बट बोर्ड एग्जाम में इससे छोटे क्वेश्चन आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का और पार्ट का, देखते हैं और पार्ट में क्या है। तो नॉर्मली पार्टनरशिप का चॉइस में आएगा आपका क्वेश्चन रिटायरमेंट के साथ। सैम्पल पेपर में फंडामेंटल्स था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको फंडामेंटल का क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया है आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो पढ़ते हैं फंडामेंटल का 6 मार्क का क्वेश्चन, क्योंकि 6 मार्क के आने की वजह से अब थोड़ा सा लेंथी होगा क्वेश्चन। यहाँ पर तीनों पार्टनर्स हैं और रेशियो है यहाँ पे 3:1, और कैपिटल है 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना 6% पर एनम, और सैलरी है आशा की 4,000 पर मंथ, और कमीशन है 6,000 पर क्वार्टर। जहां पर मंथ है उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पर क्वार्टर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कब? जब बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है। ये रटाफिकेशन मत करना, अगर यही बिजनेस 1 जुलाई को हुआ है तो क्वार्टर आपके सिर्फ 3 होंगे, 3 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 9 महीने से मल्टीप्लाई होगा। तो ये रटाफिकेशन मत करना, ये डेट ध्यान रखना कब बिजनेस स्टार्ट हुआ है। यही अगर 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है तो ये क्वार्टर में 2 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज 2 ही क्वार्टर हुए हैं, और यहाँ पे 6 महीने होगा, ठीक है। देन आशा का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखिए गारंटी की बात हो रही है। यहाँ आशा को हमने गारंटी दी है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट आपका बटेगा, उस डिविजिबल प्रॉफिट में आईओसी को नहीं लेना, बिना आईओसी को ऐड करे। एक्सक्लूडिंग का मतलब माइनस नहीं, डोंट ऐड, एक्सक्लूड मतलब उसको बिना ऐड करे। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट लेंगे बिना आईओसी को ऐड करे, और गारंटी है 60,000 पर एनम की। वहीं जगत का शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी जो डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ता है वो वाला प्रॉफिट का अमाउंट, इंक्लूडिंग मतलब प्लस करना है आईओसी, और उन दोनों का टोटल होना चाहिए कितना, 50,000। और इसमें एक्सक्लूडिंग वर्ड लिखा है सैलरी के साथ, बिना सैलरी ऐड करे। तो जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा प्लस आईओसी इक्वल टू शुड बी 50,000, ये कहना चाह रहा है। और ये कहना चाह रहा है कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है डिविजिबल प्रॉफिट, सिर्फ वही मिला के 60,000 होना चाहिए, कोई भी आईओसी सैलरी नहीं बिना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट जो पूरी फर्म का है वो है 3 लाख रुपीस, और ये कहता है कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी आ जाए, वो डेफिशिएंसी कौन मेट करेगा? निशा। ये बहुत ध्यान से सुनना कि ये जो भी हम गारंटी दे रहे हैं, यहाँ हमने गारंटी दी आशा को, जगत को, किसी की भी कोई डेफिशिएंसी आ गई, यहाँ निशा बहुत अच्छी गर्ल है, वो कहती है मैं आपको दूंगी, ठीक है, डेफिशिएंसी का कोई भी अमाउंट मैं आपको कंपनसेट करूंगी। और यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेट्स सी द सॉल्यूशन। आई होप स्क्रीनशॉट आप लेते जा रहे हैं साथ साथ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये पेपर अगर आप कर लेते हैं तो ये देने वाला है बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट 3 लाख था, तीनों को आईओसी दिया, सैलरी हमने दे दिया 12 मंथ्स का, क्वार्टरली दे दिया, और 120 डिविजिबल प्रॉफिट आया। वो 120 डिविजिबल हमने तीनों पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। बट आपको इतना सिंपल दिख रहा है, बट इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए 120 को हमने उनके रेशियो में बांटा, और जो रेशियो बांटने के बाद जो प्रॉफिट आया वो आया 60,000, 40 एंड 20, 60, 40, 20। अब आशा को हमने गारंटी दी थी 60 की ही, और वो 60 ही आ रही है, इसका तो डेफिशिएंसी कुछ है ही नहीं। और वहीं बात करें जगत का, तो जगत का देखिए क्या अमाउंट था कि डिविजिबल प्रॉफिट प्लस आईओसी 20,000 प्लस 24,000 शुड बी इक्वल टू 50,000, बट ये तो कितना बन रहा है 44। तो 50,000 की गारंटी थी, 44 इसका शेयर बन रहा है, तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई 6,000 की। ये 6,000 किसने कहा था मैं बॉन्ड करूंगी? निशा ने। तो निशा अपने शेयर में से शेयर देगी और शेयर इसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 26 आ गया। बच्चे कहते हैं सर यहाँ 50 तो आया नहीं, आपने 50 का गारंटी दी है, तो बेटा 26 और प्लस 24 ऐसे 50 बनता है, ये ध्यान रखिएगा। पार्टनर्स कैपिटल की बात करते हैं, बाय बैलेंस बीडी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो डेबिट में था, जो चीज़ डेबिट में थी वो सब क्रेडिट में आ जाएंगी, और यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ होता कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वो यहाँ होता तो डेबिट पे आता, बट है नहीं, तो सबको हमने ऐड कर दिया और बैलेंस शीट ही निकाल दिया। तो फुल फ्लैग 6 मार्क का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
ये 25 क्वेश्चन है डिसोल्यूशन का। अगेन बैलेंस शीट में सारे एसेट्स गिवन है, पीएनएल है, इस पीएनएल को राइट ऑफ करना है, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, प्रोविडेंट फंड, आईएफआर, कमीशन रिसीट एडवांस, सब लाइबिलिटी है, इनको क्लोज करना है, ठीक है ना। आईएफआर भी क्लोज होगा और देखते हैं कितना है, इन्वेस्टमेंट है, येस है इन्वेस्टमेंट, आईएफआर पे नहीं होगा, ठीक है, और बाकी सब लाइबिलिटीज पे होती हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है कि ऑन दैट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व, अंजू को अपॉइंट किया गया कि आपको एसेट्स बेचने हैं, और वही वाला पॉइंट आ गया 5% कमीशन देना है सेल ऑफ एसेट्स में, तो उसको डेबिट साइड पे कमीशन दे देंगे, ठीक है जी, एंड बेयर ऑल एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन। अब बात आती है यहाँ पे उसने एसेट्स कौन से बेचे, डेटर्स को 60,000, स्टॉक 35,500, इन्वेस्टमेंट 16,000, प्लांट को 90% पे, और एक्सपेंस ऑफ रिलेशन है 7,500। अगर आप इसको प्राइवेटली एक्सपेंसेस मान रहे हैं तो नो एंट्री होगी, और अगर आप नोट लिख सकते हैं कि अगर बॉन्ड बाय पार्टनर है, पेड बाय फर्म है, तो पार्टनर टू कैश, जैसा भी होगा नोट लिखना, उसी हिसाब से सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और कमीशन रिसीट एडवांस जो आया हुआ था 8,000, उसमें से 3,000 रख के 5,000 पे कर दो, और फर्म को 8,500 आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करनी है, जो अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी है, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज को पे करना है 17,000 रुपये का, और जो लाइबिलिटी है नॉट प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट वो 20,000 है, ये सब आपको पे करनी है। बनाना क्या है, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं, उससे बहुत क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बिकॉज मेन आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बट हाँ अभी मैच कर सकते हैं, अगर आपने पहले सॉल्व कर लिया पेपर, अपने आंसर मैच कर सकते हैं। और गलतियां देखते हैं क्या क्या गलती करी है। सबसे पहले एसेट्स हमने ट्रांसफर कर दिया, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, ये सारे एसेट्स ट्रांसफर कर दिए। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बैंक लोन, प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फंड, कमीशन रिसीट एडवांस हमने बाय में डाल दिया। अब जितने भी एसेट्स बेचे थे वो सब हमने बाय बैंक कर दिया, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, सबकी वैल्यू गिवन थी। लायबिलिटीज जो गिवन थी, कमीशन एडवांस वो हमने पे कर दिया 3,000 काट के, 8,000 की लायबिलिटी थी, 3,000 हमने रख के 5,000 पे कर दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेंशन थी वो हमने पे कर दी है, कॉम्पनसेशन पे कर दिया। ये जो लास्ट की 3 लायबिलिटीज़ हैं, इनके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं था, ना ही प्रोविडेंट फंड के बारे में, ना ही क्रेडिटर्स के बारे में, ना ही बैंक लोन। तो जिन लायबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं मेंशन होता वो सारी की सारी पे होती हैं बुक वैल्यू पे, ध्यान रखना। और ऐसे ही अगर प्लांट या डेटर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा होता कितना रियलाइज हुआ है, तो वो सेम वैल्यू पे रियलाइज होते हैं। तो टैंजिबल एसेट्स की सेल वैल्यू ना गिवन हो तो सेम वैल्यू पे रियलाइज होते हैं, और लायबिलिटीज सारी पे ऑफ होती है। फाइन, ये लॉस आया, लॉस को हमने डिवाइड कर दिया, ये लॉस जाएंगे पार्टनर्स के डेबिट साइड पे। तो अब देखते हैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस। रियलाइजेशन में कोई भी कमीशन था, अंजू को 5% कमीशन मिला, किसका, इस वाली अमाउंट का, तो आपने बाय में डाल देना, ठीक है, ये बाय वाला अमाउंट आ गया। और डेबिट साइड पे सारी चीजें डालनी है जो जो यहाँ बाय में थी। पहला आप देखेंगे ये लॉस है, रिलेशन का लॉस ट्रांसफर कर दिया। इवन जो बैलेंस शीट में पीएनएल था वो हमने ट्रांसफर कर दिया। हाँ, यहाँ पे एक आप और चीज़ ऐड कर लीजिए, जो अंजू ने कमीशन बॉन्ड किया था उसकी एंट्री भी आप पास कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम बेसिकली पढ़ते हैं क्वेश्चन में आप क्या नोट लिख के आ रहे हैं। अगर आपने लिखा है कि अंजू ने बॉन्ड किया है, तो यहाँ पर अंजू में यहाँ टू कैश करके 7,500 भी आ जाएगा, और यहाँ पेमेंट साइड पे आ जाएगा। अगर आप उसको मानते हैं पर्सनल एक्सपेंस नीचे नोट लिख के, तो इग्नोर भी कर सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। और ये कैश अकाउंट आपका टैली हो जाएगा। जो आपने फाइनल पेमेंट करी है वो बाय में चले गई, लायबिलिटीज पे कर दिया, एसेट्स, और ये ओपनिंग बैलेंस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 26, और ये 26 क्वेश्चन आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, यानी कि शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। बैलेंस शीट दे देंगे और उसके नीचे 6 क्वेश्चन हम एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछ लेंगे। तो यहाँ पर करंट ईयर का बैलेंस है शेयर कैपिटल का 24,99,700, और पूरे साल का यहाँ गिवन है 70,000 ऑथराइज कैपिटल थे, यानी 70 लाख। इस साल कंपनी ने 5,000 शेयर दिए हैं वेंडर को, जिससे मशीनरी ली है, यानी 5 लाख के, और 20,000 शेयर दिए हैं हमने पब्लिक को, जो 20 लाख रुपए हैं फॉर कैश, और 100 रुपीज़ का एक शेयर है। यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब फुली पेड अप। 5,000 शेयर्स वालों ने जो 100 रुपये थे वेंडर वाले, वो हमेशा सब्सक्राइब फुली पेड अप में आते हैं। और जो पब्लिक को दिए थे 20,000 शेयर, यहाँ 19,990 है, यानी 10 शेयर कम क्यों है वो देखते हैं। वो 10 शेयर कम है और 100 रुपये का एक इशू टू पब्लिक। और यहाँ ऐड फोर्फिटेड शेयर्स, ये अमाउंट है फोर्फिटेड उन 10 शेयर की। वो 10 शेयर जो फोर्फिचर होने के बाद अभी रीइश्यू नहीं हुए, उनकी फोर्फिट अमाउंट है। तो साफ साफ पता लग गया कि हमारे 10 शेयर फोर्फिट हुए, और अगर हम देखें 10 से डिवाइड करें तो 70 रुपये आ चुके हैं, 30 नहीं आए। तो कोई तुमसे पूछे कि कितना अमाउंट फोर्फिट किया है, 70 रुपीज़। कितना अमाउंट नहीं रिसीव हुआ, वो है 30। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट द शेयर्स कैन बी रीइश्यूड, तो वो 70 रुपीज़ होगा। कोई पूछे व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट एट विच द शेयर्स कैन बी रीइश्यू, वो 30 रुपीज़ होगा। तो इस नॉलेज के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको टिल द बोर्ड एग्जाम, और यहाँ 6 में से 6 की गारंटी है कि आपके आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसके नीचे। अब यह क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। अब कितने शेयर्स आपको इशूड दिख रहे हैं, इशू में ये इशूड हेडिंग है, यहाँ पे 5 लाख और 20, 25 लाख। तो 25 लाख राइट आंसर है, आप टिक कर दीजिएगा यहाँ पे 25 लाख पे, आंसर इज बी।
ऊपर लिखा है कि वो जो 10 शेयर फोरफिट हुए हैं अगर रीइश्यू हो जाए तो कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं मैक्सिमम डिस्काउंट होता है द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव, और कितना अमाउंट ऑलरेडी रिसीव है 70 रुपए, तो 70 रुपए आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बिफोर द फोरफिचर। फोरफिचर से पहले कितने इशूड शेयर थे, देख सकते हैं। फोरफिचर से पहले 5000 तो वेंडर को दिए थे, 20,000 पब्लिक को दिए, 25,000, तो आंसर 25,000 शेयर्स है। चेक करते हैं 25,000 शेयर्स, यस आंसर इज ए, तो थर्ड का आंसर ए। फोर्थ, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ issued shares under the head subscribed and fully paid up after the forfeiture। अगर ये शेयर्स फोरफिट हो जाएं तो कितने शेयर्स होंगे, 10 शेयर्स कम ही होंगे, यानी 24,990, आंसर इज 4। फिफ्थ, गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स कहां जाता है, हम सबको पता है वो गेन कैपिटल गेन है, वो जाएगा कैपिटलिज्म में, तो आंसर इज बी। एंड लास्ट 6 क्वेश्चन, फोरफिचर ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ, किस में रिडक्शन होता है, क्या ये अच्छा क्वेश्चन है, पेड अप कैपिटल, ऑथराइज, फिक्स्ड या रिजर्व कैपिटल, तो याद कर लीजिएगा हमारा पेड अप कैपिटल ही कम होता है, बिकॉज होता है ना सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो ये पेड अप कैपिटल हमारा कम होता है। फाइन, चलिए अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी के पहले 4 क्वेश्चन आपके होंगे 1 मार्क के, और ये चारों में से 2 क्वेश्चन नॉर्मली हम लोग देते हैं कैश फ्लो के, एक देते हैं रेशो का, और एक चॉइस में आ जाता है चैप्टर 1 के साथ या 2 के साथ, और यहाँ एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा एज पर द सैम्पल पेपर कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो स्टेटमेंट क्वेश्चन भी बहुत सारे करके आप जाना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं 27th क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कैश फ्लो मतलब वो इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी, वो आपको देखना है क्या है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर 1 प्रपोज डिविडेंड गिवन है 120, 150 और 12% डिबेंचर्स है 4 लाख और 5 लाख। यहाँ लिखा है जो डिबेंचर्स इशू है, यानी कि 4 से 5 लाख जो 1 लाख डिबेंचर इशू हैं वो साल के एंड में हुए, और जो इंटरम डिविडेंड पे किया है वो 50,000 है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपए है, और आपको ABCD में से आंसर बताना है क्या आपका राइट आंसर। तो वर्किंग आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या आपके पास है, प्रपोज डिविडेंड दोनों में से कौन सा लेंगे, प्रपोज डिविडेंड बताइए, क्या हम करंट ईयर का लेते हैं या प्रीवियस ईयर का लेते हैं, सोचिए बताइए, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड हमारी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है, तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को हम क्या मान के चलते हैं, करंट ईयर को कहीं नहीं शो करेंगे, वी विल टेक ओनली द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम आप नोट कर लीजिए, अगर एडजस्टमेंट में प्रपोज डिविडेंड गिवन है तो आपको प्रीवियस ईयर का लेना है, यानी ये जो प्रीवियस ईयर है 1,20,000, इसको आप दिखाएंगे एज अ माइनस आइटम। 12% डिबेंचर्स हैं 4 लाख से 5 लाख हुए, इंक्रीज हुए, तो प्लस करेंगे 1 लाख। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रपोज डिविडेंड 1,20,000 आप माइनस में दिखाएंगे, डिबेंचर्स इशू दिखाएंगे 1 लाख, और जो 12% है वो देते हैं हम लोग ओपनिंग बैलेंस पे, यानी 4 लाख पे। तो 12% अगर 4 लाख पे देंगे, बिकॉज हमें कहा है कि जो डिबेंचर इशू है साल के एंड में वो 48,000 का इंटरेस्ट आपने पे किया, वो भी आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड देन प्रेफरेंस शेयर्स कितने इशू है ड्यूरिंग द ईयर, वो है 2 लाख, तो ये भी ऐड हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड कितना पे किया 50,000, वो माइनस हो जाएगा। तो अब चलिए इनको प्लस माइनस करते हैं। सबसे पहले हमारा था प्रपोज डिविडेंड, वो है 1,20,000 माइनस, उसके बाद करते हैं प्लस डिबेंचर्स इशू 1 लाख, ठीक है जी, ये प्लस में रहेगा। उसके बाद देखते हैं डिबेंचर्स इंटरेस्ट 48,000, और जो इंटरिम डिविडेंड है 50,000 वो भी हमने पे किया है, और लास्ट है प्रेफरेंस शेयर्स इशूड 2 लाख। तो अब सबको 2 + 1 3 लाख, 3 लाख माइनस 120 यानी 180, 180 माइनस 48 132, 132 माइनस 50 82,000 आंसर आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर विल बी 82,000 प्लस, यानी कैश फ्लो आ रहा है, यानी प्लस में आ रहा है कैश फ्लो, ठीक है। हो सकता है नीचे कोई ऑप्शन में कैश यूज गिवन होता तो कंफ्यूज मत होना, प्लस वाला आंसर कैश फ्लो होगा यानी इनफ्लो, तो 82,000 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो तैयारी करके जरूर जाना है। नाउ ये क्वेश्चन भी अगेन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, यहां भी आपको निकालना है, मगर इन्वेस्टिंग का बताना है, इनफ्लो या आउटफ्लो। यहां आपको इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 68,000, क्लोजिंग 56,000, और इस साल लिखा है इन्वेस्टमेंट्स 40% बेचिए। अभी 40% किसका निकालें, बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है, सर 40% 68 का निकालें या 56 का ओपनिंग या क्लोजिंग का। तो याद रखिएगा क्लोजिंग तो हमेशा बेचने के बाद बचता है, तो ये 40% हमेशा हम किस पे निकालेंगे, ओपनिंग के ऊपर निकालेंगे। तो इसके लिए क्या है, आप एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लीजिए, उससे आपको ईजी हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस
68, क्लोजिंग बैलेंस 56,000 और यहां पर 40% आपने बेचा है तो इसका 40% निकाल लीजिए और वो भी बेचा है प्रॉफिट पे 16,800, तो जो वैल्यू आएगी उसमें आपको 16,800 प्लस करने हैं। तो चेक करते हैं 68,000 का आपने बेचा है तो वो हमारा आ रहा है 44,000। तो यहां बाय बैंक में आपका 44,000 और प्लस 16,800 प्रॉफिट को ऐड करना है आपको, ठीक है। तो ये टोटल हमारा 27,200 40% आया हमारा 27,200 और प्लस किया हमने 16,800 जो प्रॉफिट था, तो टोटल हमारा आ रहा है 44,000। अब 10 में से 3 बच्चे भूल जाएंगे 16,800 प्रॉफिट को यहां भी दिखाना। आपको याद होगा आपने 11th क्लास में मशीनरी अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट को आप लेफ्ट में दिखाते हैं, कैश फ्लो में आपको देखा है प्रॉफिट यहाँ आता है, लॉस आपका क्रेडिट साइड पे आता है, तो प्रॉफिट को यहाँ दिखाना मत भूलना। और अब आएगा बैलेंसिंग फिगर टू बैंक यानी कि आउटफ्लो। तो निकालिए क्या आपका बैलेंस 44,000 प्लस 56 माइनस 68 माइनस 16,800 क्या आ रहा है आपका रिमेनिंग अमाउंट। तो ये रिमेनिंग अमाउंट हमारे हिसाब से आ रहा है 15,200, चेक कर लीजिएगा। तो बाय बैंक वाला आपका इन्वेस्टिंग में इनफ्लो होगा और टू बैंक वाला माइनस होगा। तो चेक करके बताइए क्या है आपका राइट आंसर। 44,000 पैसा आया और गया 15,200। हम प्रॉफिट को इग्नोर क्यों करते हैं, वो ऑपरेटिंग में जाता है, ठीक है। तो अब हमारा आंसर आ रहा है 28,800 एंड यस द आंसर इज बी। तो ये बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, यही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको बोर्ड एग्जाम में चाहिए, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है रेशियो के ऊपर। यहां पे क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको ढूंढनी है। इफ द एवरेज इन्वेंट्री इज 1 लाख यानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 जो होता है वो ऑलरेडी 1 लाख गिवन आपको, और यहां कहा गया है क्लोजिंग जो इन्वेंट्री है वो 2 टाइम्स मोर है बिगनिंग से। तो आपको निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैसे निकालेंगे बताइए जरा। इफ द एवरेज इन्वेंट्री इज 1 लाख यानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 ऑलरेडी 1 लाख है और क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स है मोर इन द बिगनिंग। तो पहले ओपनिंग इन्वेंट्री को x ले लीजिए, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी x प्लस 2x, क्योंकि 2 टाइम्स है और यहां मोर वर्ड है, मोर का मतलब होता है प्लस, तो 2 गुना ज्यादा है बिगनिंग से। तो बिगनिंग वाला अगर x है तो वो 2x हो गया। अगर ये मोर ना होता तो हम सिर्फ 2x लेते, ओपनिंग x क्लोजिंग 2x, ठीक है। अब एवरेज लेते हैं x प्लस 2x बाई 2 इक्वल टू 1 लाख। अब ये 1 है 1, ये तो 4x डिवाइड बाई 2 1 लाख। तो हमारा कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 2 लाख और x आ गया 50,000 रुपये, ठीक है जी। तो यहाँ 50,000 हमारा ओपनिंग आ गया, तो हमें निकालना क्या क्लोजिंग। तो ये इसके अंदर आप 50,000 डाल दीजिए, तो x और 2x 3x हो गया था, तो 3 इंटू 50,000। क्या मेरा आंसर 1.5 लाख होना चाहिए, आप भी चेक करेंगे। यस आंसर बी, एक बार क्रॉस चेक कर लो कि आपका भी आंसर बी आ रहा है क्या। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 में लिखा हुआ है यहाँ पे शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट है वो क्या बताता है। ये कह रहे हैं शेड्यूल 3 में जो कंपनीज एक्ट है वो कौन से फॉर्मेट को बताती है, क्या बैलेंस शीट बताती है या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या जर्नल या बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो क्या आपका राइट आंसर यस, वहां पर जो शेड्यूल 3 है 2013 का वो दोनों फॉर्मेट बताती है, यानी बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब है और पार्ट में देते हैं कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। एक भी होती है, एक से ज्यादा भी होती है। कॉपीराइट एंड पेटेंट्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आर पेड विद इन 12 months, लोन रिपेबल ऑन डिमांड इज अ करंट लायबिलिटी। या फिर बताइए तीनों में से क्या आंसर है। ए सारे करेक्ट हैं, बी 1 और 3 करेक्ट है, सी 2nd और 3rd करेक्ट है, या डी 1 और 2 करेक्ट है। क्या आपका राइट आंसर यस। तो आप कहेंगे ये जो कॉपीराइट का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है बिल्कुल भी नहीं है, वो तो इंटेंजिबल होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को 12 months में पे करना होता है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग है। एंड लोन रिपेबल ऑन डिमांड इज अ करंट लायबिलिटी, बिकॉज इसको भी शॉर्ट टर्म बोरिंग मानते हैं। तो आंसर होना चाहिए सी, यानी 2nd और 3rd आर करेक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, और ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में भी था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाइएगा, बार 10-15 क्वेश्चन ये ऑलरेडी हमने अपने टेलीग्राम पे दे रखे हैं। क्वेश्चन करीब 20 क्वेश्चन मैंने इसी के दिए हैं 30 क्वेश्चन के बेस पे।
डिस्काउंट रिसीव ऑन मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर्स वुड रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश। बिल्कुल, डिस्काउंट रिसीव इज अ नॉन कैश, तो कभी भी नहीं होगा। एंड कैश पे टू सप्लायर आफ्टर डिस्काउंट वुड रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश, या जो कैश पे करेंगे बिल्कुल उससे आउटफ्लो होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए? बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यस, आंसर शुड बी ए, बाकी तीनों गलत है। अब यहाँ पे आपको 31 क्वेश्चन में बोर्ड में आना है। नॉर्मली लास्ट ईयर हमने 6 आइटम नहीं दी थी, 3 आइटम ही दी थी, बट सैम्पल पेपर में 6 आई थी, इस बार भी 6 आइटम है। तो हो सकता है मेन पेपर में 6 आ जाए या 3 आ जाए, बट आपको तो तैयारी करके जानी है। पहले लोन रीपेबल ऑन डिमांड, तो क्या होता है इसका आंसर? करंट लायबिलिटी है और ये शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है। गुड्स एक्वायर्ड फॉर रीसेलिंग, क्या है? गुड्स आपने परचेज करे, किसका पार्ट होता है? यस, इन्वेंट्री का। सब्सिडी रिजर्व आपका शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व्स इन सरप्लस। कमीशन रिसीव एडवांस करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी। कैश क्रेडिट्स, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग। एंड प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और ये हमारी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो एक बार दोबारा से चेक करते हैं। लोन रिपेबल ऑन डिमांड करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री होता है, गुड्स एक्वायर, सब्सिडी रिजर्व, शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व सरप्लस। कमीशन इज रिसीव एडवांस हमारा अदर करंट लायबिलिटी होता है, करंट लायबिलिटी में। कैश क्रेडिट हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग अंडर करंट लायबिलिटी। एंड प्रीमियम हमारा होता है नॉन करंट लायबिलिटी में, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब बात आती है कंपैरेटिव या कॉमन साइज की। ये 32 क्वेश्चन 3 मार्क का आना है बिना चॉइस का। यस, पहले ये चॉइस में होता था 4 मार्क का, इस साल आपके ये 3 मार्क का कर दिया है बिना चॉइस का। तो यहाँ पे कंपैरेटिव के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, यानी यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकालना कंपलसरी है। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे सेल्स में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस करके, जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसका हम परसेंट निकाल के इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकाल लेंगे। अदर इनकम आपको रेवेन्यू में ऐड करनी है एंड लास्ट में इनकम टैक्स पे होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या है इसका सॉल्यूशन, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना, बिकॉज दिस इज द वन टॉपिक विच यू कैन सॉल्व इजिली। ठीक है, और यहाँ पे बात की थी कॉमन साइज की। तो कॉमन साइज में क्या होता है, बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, वो टोटल रेवेन्यू को बेस मान लेते हैं। तो आप याद रखिएगा, टोटल रेवेन्यू को बेस नहीं मानना, सिर्फ रेवेन्यू को बेस मानना है। तो यहाँ पे 6 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100% हो गया। 10,000 डिवाइड बाय 6 लाख, वो परसेंटेज 6 लाख 10 अपॉन 6, तो सबको हमें डिवाइड करना है 6 लाख से, और यहाँ सबको डिवाइड करना है 8 लाख से, तो आपके परसेंटेज आ जाएंगे। ये आप बहुत कम प्रैक्टिस करके जाते हैं और नंबर कटते हैं। मैंने बड़े बड़े टॉपर्स को देखा है मार्क्स लूज करते हैं। प्लीज 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 ये टॉपिक पे 2 घंटे अलग से निकाल लो, बिकॉज 3 मार्क का क्वेश्चन शॉर्ट है जो आप सही करके आएंगे और कम टाइम में कर देंगे। हाँ, डेसिमल पॉइंट आप 1 पॉइंट पे भी निकाल देंगे, चल जाएगा। 2 डेसिमल ना निकालें तो भी ठीक है। चलिए, और कैसे आया था ग्रॉस प्रॉफिट हमारा? सेल्स में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, और ये क्वेश्चन हमारा रहेगा एग्जाम में रेशियोज का, और ये चॉइस में आने वाला है 4 मार्क का। तो यहां पे देख सकते हैं 2 क्वेश्चन है आपके सामने। पहला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है आपको। ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, नीचे सेल्स इंटू 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और दूसरा नेट प्रॉफिट में प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो रेवेन्यू गिवन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, डिविडेंड रिसीव, एक्सपेंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंस ऑन सेलिंग, लॉस ऑन सेल। तो निकालते हैं हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सबसे पहले देखेंगे यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या चीज ऐड करें, सोच के बताइए। यहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, कौन सी चीज ऐड करें, कौन सा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि यहां ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता तो हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते। तो जब भी आपको नेट प्रॉफिट गिवन है तो बैकवर्ड फॉर्मूला करना है, यानी जो चीज माइनस कर चुके हैं, गलती से माइनस नहीं होनी चाहिए थी, वो ऐड बैक करेंगे। तो यहां पे लॉस ऑन सेल है आपका एक, ये दोनों एक्सपेंस आपके ऑपरेटिंग है। ये ऑपरेटिंग कब लेते हैं, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट गिवन हो तो यूज करेंगे, अभी इनका यूज नहीं है, प्लीज याद रखिएगा। देन डिविडेंड रिसीव आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, माइनस कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट में आपको ये ऐड करना है 1600 रुपए, 800 माइनस करना है एंड डिवाइड बाय रेवेन्यू इनटू 100। अभी सॉल्यूशन देखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है बी पार्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर 4 टाइम्स है। आपने बताना ये रेशियो बढ़ेगा गिरेगा या कुछ भी नहीं होगा अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ड्यू टू सेल्स रिटर्न इंक्रीज होती है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, और दूसरा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स की वजह से। तो इसको हम समझ लेते हैं, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा गिरता है, या फिर एवरेज इन्वेंट्री गिर जाती है तो रेशियो डिक्रीज करेगा। और वहीं पे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज ना ही फिक्स एसेट ना ही क्रेडिटर्स इन्वेंट्री पे आते हैं, तो यहाँ पे नो चेंज होगा। फाइन, तो इस तरह से 2 पार्ट में आ सकते हैं। हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है 33 का। तो सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा सॉल्यूशन आपके सामने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ आ गया, आफ्टर टैक्स प्लस लॉस माइनस डिविडेंड रिसीव, और 27%। यहाँ पे द रेशियो विल डिक्रीज, और दूसरा रेशियो देयर विल बी नो चेंज। अब देखते हैं और पार्ट। तो यानी
आपको मैंने बताया रेशियो चॉइस में आएगा तो आपको शॉर्ट एक क्वेश्चन तो आता ही होगा। अगर एक में दिक्कत आ रही है तो दूसरा जरूर पढ़ना, एकदम से मत सॉल्व करने बैठ जाना एक ही क्वेश्चन को। यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। देखिए वर्किंग कैपिटल रेशियो होता सिर्फ तो उसको बोलते हैं करंट रेशियो। यस, अगर मैं यहां से टर्नओवर हटा दूं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो गलत करके आएंगे वो टर्नओवर निकाल के आएंगे। प्लीज रिमेंबर वर्किंग कैपिटल रेशियो मतलब करंट रेशियो, और टर्नओवर के अंदर हम रेवेन्यू लेंगे और नीचे वर्किंग कैपिटल। तो यहां पे इंफॉर्मेशन है, रेवेन्यू गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू गिवन है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड पेड अप शेयर कैपिटल गिवन है। आपको दोनों फॉर्मूले निकालने हैं। अभी देखते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या हमने आंसर निकाला है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और क्या है आपका राइट आंसर जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू 10 लाख अपॉन 30, ये आ रहा है हमारा 33.33%, और जीपी का फॉर्मूला रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। और वहीं पे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का हम ऊपर लेते हैं सेल्स और नीचे वर्किंग कैपिटल हम निकालते हैं CA माइनस CL, तो 4 लाख आया था। आंसर हमारा 7.5:1 आ गया टर्नओवर में, ठीक है ना। तो 7.5 टाइम्स भी बोल सकते हैं इसको हम, यहाँ 1:2 में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा कैश फ्लो का 34th क्वेश्चन होता है, आप सब जानते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा अगर आपका बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है तो आप इसको स्टार्टिंग में कर सकते हैं। कब? जब तीनों एक्टिविटी ना आए, बिकॉज उसमें टैली करने की टेंशन होती है। अगर इंडिविजुअल एक्टिविटी है तो आप आराम से निकाल लेंगे। जैसे बोर्ड पे अभी लास्ट 2 सालों से, इवन लास्ट ईयर में भी हमने आपसे सिर्फ 2 एक्टिविटी पूछी थी, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, और सैम्पल पेपर में पूछी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग। तो यहीं पे उसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन है कि आपको ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग पूछनी है, यानी फाइनेंसिंग वाली आइटम को इग्नोर करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इनफेमस है, तो देख लेते हैं इसमें क्या गिवन है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे टैक्स पेड गिवन है और टैक्स पे प्रोविजन फॉर टैक्स की अमाउंट गिवन है। तो आपको पहले ही पता लग जाएगा हमें अकाउंट खोलना चाहिए, लेकिन यहाँ अकाउंट नहीं खुलेगा, टाइम वेस्ट होगा खोलने से। क्यों? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग 75 है, टैक्स पेड भी 75 है, सबको 75 है, तो पेड और मेड 75 ले लेना, अकाउंट मत खोलना। हाँ, मशीनरी अकाउंट खोलेंगे और यहाँ नेट बुक वैल्यू है, ये बहुत खतरनाक पॉइंट है। बुक वैल्यू का मतलब होता है ये जो 1 लाख है इसमें से डेप्रिसिएशन 1,65,000 ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। येस, आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा है। येस, एबनॉर्मल लॉस वाली डेप्रिसिएशन है, बट ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, और लॉस गिवन है 20। तो 1 लाख में से 20 लॉस माइनस करेंगे तो हमारा 80,000 का सेल प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं बाकी सब चीजें। स्टेटमेंट ऑफ P&L गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग क्लोजिंग, ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी होती है, और करंट लायबिलिटी 1 लाख से 3,75,000 बढ़ रही है तो प्लस हो जाएगी वर्किंग कैपिटल चेंज में। करंट एसेट्स हमारे हैं बढ़ रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है एंड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, तो यानी मशीनरी अकाउंट भी खुलेगा और डेप्रिसिएशन के का भी अकाउंट खुलेगा, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन हमारा प्रोवाइडेड है 1,62,500, ये सोल्ड पार्ट है तो फुल ईयर निकालना पड़ेगा हमें, बिकॉज ऑपरेटिंग में फुल ईयर डेप्रिसिएशन जाएगा। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट। हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग प्रॉफिट था माइनस किया 7,50,000, और प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने बताया था पेड मेड 75 रहेगा, तो ऐड कर दिया, NPBT आ गया 8,25,000। वहीं पर हम दोनों अकाउंट ये समझ लेते हैं, मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग, प्रोविजन का ओपनिंग क्लोजिंग। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें सोल्ड पार्ट डेप्रिसिएशन ऑलरेडी से गिवन था, ये जो 1,62,500 है इसको बोलते हैं सोल्ड पार्ट डेप्रिसिएशन, जो एसेट बेचते हैं, तो वो हमारा गिवन था, तो हमें सिर्फ फुल ईयर निकालना था। आप कहेंगे सर फुल ईयर क्यों निकालना था? बिकॉज यही फुल ईयर जाता है हमारा ऑपरेटिंग के अंदर, लिख लीजिएगा। तो जब भी सोल्ड पार्ट गिवन होगा हमें फुल ईयर निकालना, ये ऑपरेटिंग में जाएगा, ठीक है। और ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? बाय के अंदर। और आपको गिवन था लॉस गिवन था, तो लॉस हमने डाल दिया और बैंक हमारा सेल प्राइस निकल गया, तो सबको ऐड कर लेंगे, इसको माइनस, ये हमारा बैलेंस आ गया, ये इन्वेस्टिंग के अंदर माइनस होगा। तो एक बार देख लीजिएगा, मशीनरी एंड प्रोविजन अकाउंट, बस अब इसको पुट करना है ऊपर। तो चेक करते हैं ऑपरेटिंग के अंदर क्या क्या आइटम हमने लिए। हाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया था, डेप्रिसिएशन फुल ईयर की निकाली थी अकाउंट से, वो डाल दिया, और जो लॉस ऑन सेल था एसेट का वो हमने 20,000 ऐड कर दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में से सिर्फ ट्रेड पेबल जो था बढ़ रहा था उसको हमने ऐड कर दिया, और जो ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री थे बढ़ रहे थे वो हमने माइनस कर दिया, बिकॉज उनसे कैश बाहर जाता है। हमारा कैश फ्लो आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बिफोर टैक्स 11,70,000, टैक्स पेड हमने कर दिया 75,000, और नेट अमाउंट हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 10,95,000, हमारा प्लस में आ गया, तो आंसर इनफ्लो हो गया। वहीं पे इन्वेस्टिंग के अंदर जो सेल की थी मशीनरी 80 की वो ऐड करनी है, और जो 2 बैंक आया था 467,500 वो परचेज होता है वो माइनस करना है, तो आंसर नेगेटिव में आ गया, तो आंसर हो जाएगा कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये पूरा का पूरा पेपर मैंने एज पर द बोर्ड टाइमिंग के अंदर, 3 घंटे का पेपर होता है तो कोशिश किया उसको उसी टाइम के अंदर पूरा डिटेल में समझाया। इसको आप सॉल्व कर चुके हैं पहले से, इसलिए मैंने सोल्यूशन शेयर किया है, और नहीं किया तो पेपर आप ले सकते हैं टेलीग्राम हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल से, और पेपर को सॉल्व कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत ही कॉन्फिडेंस हाई करेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और भी पेपर लेके आऊँ वीडियो सोल्यूशन के साथ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, डेफिनेटली मैं लेके आऊँगा, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा पेपर करेंगे ताकि आपका वहाँ पर पेपर में आराम से टाइम से पेपर खत्म हो और आए आपके फुल मार्क्स। तो अगर ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो अकाउंट्स गुरु, और मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।